आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं बचपन के मुद्दे और चिंताएं कि जब बच्चे छोटे होते हैं अपने चाइल्डहुड पीरियड में उनके क्या इश्यूज होते हैं, उनके क्या कंसर्न होते हैं। और उन बच्चों के बारे में भी जानेंगे कि जिनके जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर एक साथ नहीं रहते, वो बच्चे या तो अपनी मदर के साथ रहते हैं या फादर के साथ रहते हैं, मतलब सिंगल पेरेंट चाइल्ड। और फिर हम बात करेंगे कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, उनके साथ ना उनके मदर हैं ना फादर हैं। और हम फिर ऐसे बच्चों की भी बात करेंगे कि जिनके पेरेंट्स वर्किंग हैं, कि मदर फादर दोनों ही वर्किंग हैं। और फिर हम लास्ट में बात करेंगे ट्रॉमा सर्वाइवर्स की, कि ऐसे बच्चे जो बचपन में किसी ना किसी तरह के फिजिकल, मेंटल या इमोशनल जो हरासमेंट है, ठीक है, इस तरह का वो शिकार हुए हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि चाइल्डहुड से रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न के मुद्दे और चिंताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, अगर हम बचपन की बात करें तो बहुत सारे इश्यूज एंड कंसर्न होते हैं, एक एक करके हम उनको जानते हैं कौन कौन से इशू होते हैं। आप सबको भी पता होंगे कि कई बार हम देखते हैं कि बचपन से ही छोटे बच्चों में मोटापा हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे मोटे हो जाते हैं, जितना वेट उनका होना चाहिए उससे भी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक ये प्रॉब्लम हो है। एक है कि बच्चों को जल्दी से नींद नहीं आती। फिर एक और हम अगर इशू की बात करेंगे तो क्या है, डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, के घर में बच्चों के साथ फिजिकली है, मेंटली उनके साथ शोषण हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। फिर हम देखते हैं उदास मनोवस्था, बहुत सारे बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं कि जैसे हम सैड मूड की बात करें, लोनलीनेस की बात करें, तो बहुत सारे बच्चे हैं अकेले ही रहते हैं, या तो डर है, फियर है, जिसकी वजह से तो हमेशा उदास रहते हैं, उनको अकेलापन रहता है। उसका कहीं ना कहीं उनके जो मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, उनके सोशल डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की बच्चों के बहुत सारे, जैसे हम देखते हैं कि हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ी आबादी है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो ऐसे में उन बच्चों को 2 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं मिलता, 2 टाइम क्या, 1 टाइम का खाना भी नहीं मिलता। तो ऐसे में न्यूट्रिशनल जो प्रॉब्लम्स है, पोषण संबंधी समस्याएं बहुत हमें देखने को मिलती है। फिर अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो बहुत सारी, आज भी बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों की संख्या में बच्चे हैं जो स्कूल्स नहीं जा पा रहे, और अगर स्कूल भी जा रहे हैं तो डेली नहीं जा रहे और बीच में ही स्कूल छोड़ दे रहे हैं। और आजकल हमें ये भी देखने को आता है कि बचपन से ही बच्चों में बहुत गलत आदतें हैं, चाहे हम नशे की बात करें, ड्रग्स की बात करें, स्मोकिंग की बात करें, चाहे लड़ाई झगड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं धीरे धीरे गलत आदतों को भी अपना लेते हैं। तो ये सारे इश्यूज एंड कंसर्न हैं। इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम, अक्सर हम देखते हैं कि बचपन से ही बच्चों को हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होता है, जिसका असर उनकी चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे उनकी एजुकेशनल लाइफ है, उस पर हमें देखने को मिलता है। और इसका असर सोशल लाइफ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि डिफ़िकल्टीज इन स्कूल, कि अगर स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल में भी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, क्लास में बच्चे परेशान कर रहे हैं, या बच्चों के द्वारा या टीचर के द्वारा बच्चों का हरासमेंट हो रहा है, फिजिकल हरासमेंट हो रहा है, मेंटल हरासमेंट हो रहा है। तो इस तरह के इशू भी देखने को आते हैं। लाइंग, एक और जो इशू है कि झूठ बोलना, बचपन से ही कई बार बच्चे जो हैं इनडायरेक्टली, चाहे अपने घर से या अपने सोसाइटी से या अपने पीयर ग्रुप से, एक जो गलत आदत सीखते हैं, झूठ बोलना। इसके अलावा टीवी एंड इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन, टीवी, मोबाइल और ये सारी चीज़ें हैं। अगर बच्चों का इनमें एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है, तो बच्चा इसी में लगता है, फिर अपनी पढ़ाई लिखाई और चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाता। धीरे धीरे इसकी द्वारा उसका सोशलाइजेशन भी नहीं हो पाता। फूड रिलेटेड प्रॉब्लम, कि बच्चों को अ, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है, या तो बच्चा बहुत ज़्यादा खाता है, ज़रूरत से ज़्यादा खाता है, या वो बिल्कुल ही नहीं खाता, उसको भूख ही नहीं लगती, या तो घर की चीज़ें नहीं खाता, बाहर की चीज़ें खाता है। तो इस तरह से फूड रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब्यूजिव बिहेवियर, के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो उन्होंने अपने, चाहे फैमिली है, चाहे सोसाइटी है, चाहे पीयर ग्रुप है, वहाँ से देखते हैं तो उनका जो बिहेवियर है अच्छा नहीं होता। ठीक है, किसी से भी ठीक से बात नहीं करते, हमेशा गालियाँ देकर बात करते हैं। और एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और इस गुस्से में अक्सर जो बच्चे हैं गलत काम कर जाते हैं, दूसरों को नुकसान कर जाते हैं। और स्टीलिंग, चोरी,
ये भी एक बहुत बड़ी जो समस्या हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पेनफुल एक्सपीरियंस, दर्दनाक अनुभव, तो बचपन में ही बच्चों के साथ कई बार सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। चाहे फिजिकल हो सकते हैं, ठीक है, इमोशनल, मेंटल, इस तरह के जो हरासमेंट है बच्चों के साथ अक्सर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, चाइल्डहुड इश्यूज एंड कंसर्न है। तो सबसे पहले तो आपने ये सारे जो इशू हैं, कंसर्न, इसको आप समझ लिए। अब हम बात करेंगे कि जो बच्चे सिंगल पेरेंट या सेपरेशन, हम देखते हैं कि जिनके मदर फादर में से कोई एक बच्चों के साथ रहता है, दोनों नहीं साथ रहते, हो सकता है कि बस सिंगल मदर हैं बच्चों के साथ, ठीक है, या तो सिर्फ फादर हैं, हो सकता है कि दोनों डिवोर्स की वजह से अलग हो चुके हों, एक दूसरे के साथ उनका ना बना तो इसलिए अलग अलग रहते हैं, लेकिन मदर फादर तो अलग रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असर इसका जो पड़ता है बच्चों पे पड़ता है। A single parent is a person who has a child but does not have a life partner for the child's upbringing। कि यहाँ पर है कि एकल माता पिता वो व्यक्ति है जिनके पास संतान तो है, लेकिन बच्चे के पालन पोषण के लिए उनका कोई जीवन साथी नहीं है। तो किस लिए अलग हुए हैं, चाहे हम डिवोर्स की बात करें, ब्रेकअप की बात करें, एक दूसरे को छोड़ दिए हैं, ठीक है, या विधवा बनना, घरेलू हिंसा, बलात्कार, या एक व्यक्ति द्वारा बच्चे को गोद लेना, तो ऐसे में हम देखते हैं कि इस तरह के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अपने चाहे मदर के साथ रह रहे हैं या फादर के साथ रह रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों के सोशलाइजेशन पे क्या असर पड़ता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मान लो मदर फादर का डिवोर्स हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा किसके पास जाए। बच्चा तो दोनों के साथ रहना चाहता है, लेकिन ये होता है कि मदर चाहती है कि बच्चा उसके पास रहे, फादर चाहता है कि उसके पास रहे, तो कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन में जो लैक ऑफ पीस, शांति का अभाव हो जाता है। बच्चा दोनों का साथ चाहता है लेकिन वो नहीं मिल पाता। सोशल रिजेक्शन, ऐसे में हम देखते हैं कि बच्चा जो है सामाजिक रूप से अस्वीकृति होती है, ठीक है। अगर मान लो सिंगल पेरेंट जो चाइल्ड है, अगर वो बच्चा है, ठीक है, उसके फादर नहीं है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो है एक तरह से उसको रिजेक्शन मिलती है। अगर मान लो मदर के साथ बच्चा रह रहा है और मदर अगर मैरिड ना हो, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट चाइल्ड पर, बच्चों पर, मतलब उस बच्चे पर पड़ता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि अगर शुरू से ही सोसाइटी के लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, उसको गलत वर्ड बोल रहे हैं, उसको उसको बिल्कुल अलग कर दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसे में बच्चों का आत्मविश्वास डाउन हो जाता है। और अगर मान लो आप अपने मदर फादर के साथ हो, ठीक है, तो सब मिलकर काम करते हैं और आपकी जो लाइफ है, घर की जो लाइफ है, आपको किसी तरह की इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम देखते हैं आप सिंगल पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अभाव होता है। स्कूल फेलियर, अब जब बच्चा डिमोटिवेट हो गया है, हर जगह से उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, ना उसके दोस्त हैं, सोसाइटी में भी कोई इतना सोशलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो परेशान होता है और धीरे धीरे स्कूल फेलियर, एजुकेशन में भी धीरे धीरे पिछड़ता जाता है। और कई बार ऐसा देखा है कि ड्रग एडिक्शन, नशे की लत बच्चों को लग जाती है। इस तरह से देखते हैं कि एंटी सोशल बिहेवियर भी बच्चों का हो सकता है। प्रॉब्लम ऑफ डेलिकेंसी, अपराध की ओर बच्चा जा सकता है। तो ऐसे में पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है, क्या किया जाए? तो पहली बात है कि देखिए, हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को हमेशा प्यार सिखाएं। सो लव योर लव, कि आप अपने बच्चों को अपना प्यार दिखाओ। क्रिएट अ रूटीन, उनकी एक दिनचर्या बनाओ, कब उठना है, कब स्कूल जाना है, कब पढ़ाई करना है, कब खेलना है, तो एक रूटीन बनाओ। सेट लिमिट्स, सीमित सीमा तय करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, जब एक रूटीन बनाना है तो एक टाइम टेबल बनाना है, तो हर चीज़ का एक टाइम टेबल होना चाहिए कि भाई किस टाइम बच्चा खेले, किस टाइम पढ़े, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये इसका लिमिट्स होनी चाहिए। डोंट फील गिल्टी, कि दोषी महसूस मत करो, पेरेंट्स के लिए कि ठीक है, आप अलग रह रहे हो, अब आप, आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बच्चा है, तो कैसे अलग हुए, ये सब जो पास्ट है उसको छोड़कर सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर पर ध्यान दो। टेक केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखो और अपने बच्चों का भी ख्याल रखो। स्टे पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक बने रहें। तो इन चीज़ों से बच्चों का एक आप एक अच्छा माहौल दे सकते हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हो, जिसका बच्चों की जो लाइफ पर एक अच्छा प्रभाव इसका पड़ेगा।
फिर हम बात करते हैं वर्किंग पेरेंट्स। तो आप सबको पता है वर्किंग पेरेंट्स कौन होते हैं, कि ऐसे पेरेंट्स जो दोनों मदर फादर दोनों ही वर्किंग हो, कहीं ना कहीं जॉब करते हो। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मदर फादर दोनों वर्किंग हो तो अपने व्यस्त जीवन में वो बच्चों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, इतना ज़्यादा समय नहीं दे पाते। तो बच्चों को अगर समय नहीं देंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बच्चा उनसे कटने लगेगा, मतलब एक घर में भी एक डिस्टेंस जो देखने को मिलेगा। तो एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं इम्बैलेंस जो असंतुलित जीवन हो जाता है। ठीक है, इमोशनल ब्रेकडाउन, भावनात्मक टूट, कि बच्चा अपने पेरेंट्स से भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाता। नैतिक सिद्धांतों का अभाव, तो ऐसे में जो एक नैतिक सिद्धांत होते हैं, ठीक है, जब हम अपने भावात्मक रूप से ही अपने पेरेंट्स से, पेरेंट बच्चे से नहीं जुड़ पाए, तो कहीं ना कहीं एक जो नैतिक जो प्रिंसिपल्स हैं, नैतिक सिद्धांत हैं कि ये हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लव की बात करें, सिंपैथी की बात करें, ठीक है, केयर की बात करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसका अभाव पाया जाता है। तो पेरेंट्स जब अपने बच्चों के साथ ही ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि बच्चों का जो पहला स्कूल है उसका घर है, पहले पेरेंट्स उसके पहले टीचर जो हैं उसके पेरेंट्स हैं। लेकिन अगर बच्चों का पेरेंट्स के साथ ही एक जुड़ाव नहीं होता, एक लगाव नहीं होता, तो जो चीज़ें जो पहली एजुकेशन उसको घर में मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं उसका अभाव होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास को समझें। ठीक है, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप सबको भी तो इसलिए साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं ताकि आप ये सारी चीज़ें समझो। और आगे चलकर जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपके तो एक दो नहीं, आपके तो भी सैकड़ों बच्चे होंगे, सबको समझना है, सबको सिखाना है, सबको पढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है कि चाइल्ड डेवलपमेंट को समझें, केयरिंग ऑफ द चाइल्ड्स हेल्थ, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है, प्रोवाइडिंग मोरल गाइडेंस, कि बच्चों को नैतिक निर्देश उपलब्ध करवाना। इसके अलावा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाना, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों के पहले गुरु हैं। तो पहली शिक्षा पेरेंट्स के द्वारा ही होती है। लेकिन अगर पेरेंट्स ही बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो चाहे हम मोरल वैल्यूज़ की बात करें, इन चीज़ों की बात करें, कैसे बच्चा सीखेगा? लव चिल्ड्रन, अपने बच्चों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करना सिखाएं। ठीक है, अब हम अगर बात करें लॉस ऑफ पेरेंट्स की, जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, खो गए किसी एक्सीडेंट में, अब बच्चों के साथ नहीं है, तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो ऑर्फनेज होम है, जो अनाथालय हैं, वहाँ पर इस तरह के जो बच्चे हैं रहते हैं। ऑर्फनेज जो होम्स हैं, अनाथालय एक ऐसी संस्था है जो जहाँ पे इस तरह के बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते। तो बच्चों के माता पिता या तो नहीं है, ठीक है, या तो ये हो सकता है कि उनको छोड़कर ही यहाँ पर चले गए। ठीक है, तो अगर ऐसे बच्चों का अगर हम सोशलाइजेशन देखें तो देखिए, जब पेरेंट्स ही बच्चों के साथ नहीं है तो ऐसे बच्चों का क्या होगा? पेरेंट्स ने ही बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं की, उनको अकेला छोड़ दिया। तो जब पेरेंट्स ने नहीं अपनाए तो सोसाइटी कैसे अपनाएगी? तो बहुत केसेस में है कि बच्चों को निग्लेक्ट किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बिल्कुल सामाजिक से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं बच्चे। सोशलाइजेशन इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, और शारीरिक और मानसिक हानि होती है इससे, क्योंकि जो लव, जो केयर, जो चीज़ें वैल्यूज़ मिलने चाहिए थे अपने पेरेंट्स से, वो चीज़ें बच्चों को नहीं मिल पाए। और ऐसे बच्चों का देखते हैं कि इनका फिजिकल एंड मेंटल जो हरासमेंट भी काफ़ी होता है। तो बच्चों को प्रेम, सहानुभूति, ये चीज़ें नहीं मिल पाती, तो इन चीज़ों का अभाव अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रॉमा सर्वाइवर्स की, आघात से पीड़ित लोग या बच्चे। ठीक है, तो ट्रॉमा सर्वाइवर्स कौन होते हैं? तो हम अक्सर देखते हैं न्यूज़ में भी, अक्सर आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, चाहे उनके घर की बात करें, चाहे घर के बाहर की बात करें, स्कूल की बात करें, कहीं पे भी देखते हैं कि उनका फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट उनका हुआ हो, उनका मेंटली हरासमेंट हुआ हो, इमोशनली बच्चों का हरासमेंट या शोषण हुआ हो। तो ऐसे बच्चे जो चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से उनको परेशान किया जाता है, ठीक है, उनको टॉर्चर किया जाता है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? ट्रॉमा सर्वाइवर्स की। इसे किसी भी घटना या स्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक रूप से उसको क्षति पहुंचाई गई हो। तो आजकल आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ इस तरह का जो हरासमेंट है वो हो रहा है, फिजिकली टॉर्चर वो हो रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रॉमा सर्वाइवर्स।
अब इनके सोशलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? निगलेक्ट एंड अब्यूज, उपेक्षा और दुर्व्यवहार है, ठीक है। कई बार इनका जब इस तरह के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अब चीज़ों से बच्चे पीड़ित होते हैं ना कहीं सोसाइटी से कट जाते हैं, ठीक है। फिर किसी पे ट्रस्ट नहीं रह जाता, तो ऐसे बच्चों का लेस सोशलाइजेशन, कम समाजीकरण, ठीक है। फिजिकल और मेंटली इनका हरासमेंट हुआ है तो ये चीज़ नुकसान पहुंचती है। लैक ऑफ लव एंड सिंपैथी, कि प्रेम और सहानुभूति का अभाव इनको भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जब हम बच्चों के चाइल्डहुड की बात करें तो क्या क्या इशू हैं, क्या क्या कंसर्न है। जो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, ठीक है, सिंगल पेरेंट्स है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वर्किंग पेरेंट्स है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बिना पेरेंट्स के हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल आप अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर देखते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे और मोबाइल पर भी जो आपके न्यूज़ आती होगी उसमें भी आप देखते होंगे कि बच्चों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। चाहे हम घर की बात करें, चाहे हम नेबरहुड की बात करें, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, बड़े पैमाने पर बच्चों का शोषण हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, यही समझेंगे कि चाइल्ड अब्यूज़ होता क्या है। इसको हिंदी में चाहे आप बाल उत्पीड़न कह सकते हैं, चाहे आप इसको बाल शोषण कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इशू एंड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। फिर हम जानेंगे कि किस तरह से अवेयरनेस इसको लेकर जो चाइल्ड राइट्स हैं क्या-क्या कहते हैं, ठीक है? किस तरह से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। और लास्ट में हम बात करेंगे रोल ऑफ मीडिया इन डीलिंग विद इशू, कि इस इशू को कम करने में, खत्म करने में मीडिया का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करें, बाल शोषण की बात करें, बाल उत्पीड़न की बात करें, तो ये होता क्या है? तो बाल शोषण एक बच्चे के साथ शारीरिक, यौन, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार है। कि चाइल्ड अब्यूज इज द फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज या निग्लेक्ट ऑफ अ चाइल्ड, कि किसी बच्चे के साथ अगर शारीरिक रूप से उसको हानि पहुंचाई जा रही है, उसको चोट पहुंचाई जा रही है, सेक्सुअल रूप से अगर उसको उसके साथ गलत काम किया जा रहा है, या भावनात्मक रूप से उसको चोट पहुंचाई जा रही है, उसको गलत शब्द बोले जा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? चाइल्ड अब्यूज या बाल शोषण हम इसको कहते हैं। तो इसके सोर्स क्या हैं? ये चाइल्ड जब अब्यूज की हम बात करते हैं तो एक घर में भी हो सकता है पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। ये नेबरहुड में भी हो सकता है, रिलेटिव्स के थ्रू भी हो सकता है, और स्कूल में ये टीचर या अदर जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा भी ये चीज़ें हो सकती है। तो इसका सोर्स घर भी हो सकता है, नेबरहुड भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, स्कूल्स भी हो सकता है इसका सोर्स। और इससे बच्चों पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, ये चीज़ें हैं बच्चों का, बच्चों के दिल पर इससे काफ़ी गहरा सदमा पहुंचता है। और अगर बच्चे के घर में क्योंकि जो भी बच्चों के साथ ज़्यादातर करने वाले लोग उसके जान पहचान के होते हैं, उसके पेरेंट्स की बात करें, नेबरहुड में जो लोग हैं उनकी बात करें, रिलेटिव की बात करें, स्कूल की अगर बात करें, अगर इस तरह से कोई बच्चे के साथ ऐसा करता है तो बच्चा भावात्मक रूप से पूरा टूट चुका होता है और इस दुनिया के सभी लोगों पर उसका विश्वास खत्म हो जाता है। और अक्सर इस तरह का जो शोषण होता है 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के साथ होता है। और जब आप इस उम्र के बच्चों को अगर देखेंगे ना तो अपनी बात भी ठीक से नहीं बता सकते। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इस तरह का जो शोषण हो रहा है, बच्चों के आसपास के जो लोग हैं वही बच्चों का इस तरह का उत्पीड़न कर रहे हैं। और ज़्यादातर किस उम्र के बच्चे? 5 या उससे कम साल के बच्चों के साथ ये चीज़ें होती हैं। और इस एज में तो बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि ये चीज़ें क्या है। अपनी पेन को, अपने दर्द को किसी तक बताने में भी बच्चों को हेजिटेशन होती है और सही से बता भी नहीं पाते। और किसी को बताने की भी कोशिश करें तो कोई भी उसको इतना सीरियस नहीं लेता। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज की, बाल शोषण के प्रकार। तो इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फिजिकल अब्यूज की बात करते हैं, ठीक है। ये तब होता है जब माता पिता या देखभाल करने वाला या केयर गिवर, मतलब कोई भी हो सकता है, उसके स्कूल में टीचर्स भी हो सकते हैं, घर में जो काम करने के लिए आते हैं वो लोग भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये तब होता है जब माता-पिता या देखभाल करने वाला बच्चों को जानबूझकर शारीरिक चोट पहुँचाता है, उसको मारता है, उसको पीटता है। सेक्सुअल अब्यूज़ अगर हम बात करें, तो जब किसी बच्चे का यौन उद्देश्य के लिए शोषण किया जाता है, अपनी यौन की इच्छा की पूर्ति के लिए अगर बच्चों के साथ इस तरह का गलत काम किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल अब्यूज़, यौन शोषण। फिर अगर हम बात करें इमोशनल अब्यूज़, ठीक है? इफ़ अ चाइल्ड सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज़ कॉम्प्रोमाइज़्ड बाय अ पेरेंट, इट इज़ कॉल्ड इमोशनल अब्यूज़। कि देखिए, आप बच्चों को घर के अंदर ही बंद करके रख रहे हैं, उनको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, आप उनको डिमोटिवेट कर रहे हो, आप उनको गलत शब्द बोल रहे हो, तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चों का जो इमोशनल जो अब्यूज़ होगा, भावनात्मक शोषण होगा। इसके अलावा अगर हम नेग्लेक्ट की बात करें, उपेक्षा की बात करें, तो आप अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे। उनकी बातों को आप उनकी बार-बार उपेक्षा कर रहे हो, ठीक है? तो इस तरह का जो हम शोषण जो है उसको आप क्या कहेंगे, उसके लिए जो वर्ड है उपेक्षा या नेग्लेक्ट, ठीक है? तो नेग्लेक्ट ऑफ अ चाइल्ड अकर व्हेन द पेरेंट्स और केयरगिवर डज़ नॉट कैरी आउट नेसेसरी केयर एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर अ चाइल्ड। कि बच्चों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आप वो भी उसको उपलब्ध नहीं करा रहे, आप उसकी बिल्कुल देखभाल नहीं कर रहे, उसको बिल्कुल आप अलग-थलग आप छोड़ दे रहे हो। तो इस तरह से ये टाइप्स होते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, कॉजेज़ ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट कि बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा का क्या कारण हो सकता है? तो सबसे पहले देखिए, एक बहुत जो कॉमन जो चीज़ है डोमेस्टिक वायलेंस, कि घर में मान लो पेरेंट्स हैं, माता-पिता हैं, उनमें आपस में अक्सर झगड़ा होता रहता है। तो कहीं न कहीं उसका जो एक गलत जो प्रभाव है, वो बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। अगर पेरेंट्स में झगड़ा होता है, तो कहीं न कहीं उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। अगर मान लो फादर हैं, अगर मदर को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो बच्चों को भी पीटेंगे, मारेंगे। तो इस तरह से जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, इसका असर बच्चों पे भी पड़ता है। और अगर किसी फैमिली में जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो कहीं न कहीं नशे में वो बच्चों को भी उनका शोषण करेंगे, उनको मारेंगे, उनको पीटेंगे। गलत चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके अलावा अनट्रीटेड मेंटल इलनेस, कि अगर मान लो पेरेंट्स किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, ठीक है? तो उनको पता ही नहीं होता कि अपने बच्चे के साथ व्यवहार क्या करें, कैसे करें? तो अगर पेरेंट्स मेंटली अगर फिट नहीं है, इल हैं, तो फिर इस स्थिति में भी बच्चों के साथ कुछ गलत या उनको पीट सकते हैं, फिज़िकली, सेक्सुअली बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, लैक ऑफ पैरेंटिंग स्किल मतलब क्या है कि देखिए, बच्चा पैदा करना ही नहीं, कि ये चीज़ भी ध्यान देनी कि बच्चों का पालन-पोषण कैसे करना है। सिर्फ़ बच्चों का आपने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, या बच्चों की जो जो भी फाइनेंशियल चीज़ें आपने उसको पूरा कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। आपने आप बच्चों को फ्रीडम भी चाहिए होती है। मान लो आपने उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, लेकिन आप उसको खेलने नहीं देते, आप उसको घर के अंदर ही बंद रखते हैं, ठीक है? अगर बच्चे के थोड़े से कम नंबर हुए, तो आप उसको पीटने लगते हैं। तो सिर्फ़ बच्चा पैदा करना काफ़ी नहीं है। आप बच्चे को किस तरह से सँभालना है, उसका किस तरह से ध्यान रखना है, ये चीज़ें भी आनी चाहिए। तो पेरेंट्स, ठीक है, माता-पिता और एक अच्छा माता-पिता दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, उनमें पेरेंटिंग स्किल, पालन-पोषण का कौशल ही नहीं होता। उनको यही नहीं पता होता कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। उनको ये लगता है कि वो अपने बच्चों पर उनको पैसे दे दे रहे हैं, ठीक है? उनका स्कूल में एडमिशन करा दिया, ट्यूशन लगा दिया और बच्चों पे एहसान कर रहे हैं। अब वो बच्चों पे लगा रहे हैं, तो बच्चे भी उनको करके दें। स्ट्रेस एंड लैक ऑफ सपोर्ट, तनाव और समर्थन की कमी। तो देखिए, बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स हैं, उनका अपना ऑफिशियल, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी तनाव हो सकता है, तो अपना जो ये पर्सनल जो गुस्सा है, ये अपने बच्चों पर उतारते हैं, मार कर, पीट कर, इस तरह से। तो ये कॉजेस हो सकते हैं अब्यूज़ के, चाइल्ड अब्यूज़ के एंड निग्लेक्ट के। इसके अलावा अगर हम इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स की बात करें कि इसके कौन-कौन से इश्यू एंड मुद्दे हैं, समस्याएँ हैं, तो देखिए क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं। फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म, तो इस तरह से हम देखें, अगर चाइल्ड अब्यूज़ की बाल उत्पीड़न की बात करें, तो बच्चों को शारीरिक और मानसिक हानि हानि इससे पहुँचती है। इसके अलावा नेग्लेक्ट एंड अब्यूज़, उनकी उपेक्षा की जाती है, उनके उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। और इन चीज़ों से क्या हो रहा है, देखिए, बाहर के लोग करें, लेकिन अगर ये चीज़ें घर के लोग भी करें, घर में भी बच्चों के साथ ये चीज़ें गलत चीज़ें हों, तो उनका सभी से विश्वास जो होता है वो टूटने
लगता है। इसके अलावा बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है? कई बार जो भी बच्चों का शोषण करता है, वो बच्चों को डरा-धमका कर रखता है, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा घर में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, तो अपनी भावनाओं को किससे कहे? तो इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशन की अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में ही बच्चा असमर्थ होता है। और एक और चीज़ है कि जैसे हमने बात की, ज़्यादातर 5 साल या उससे कम के बच्चों के साथ होता है, तो कैसे अपनी दर्द को बताए? नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड, तो इससे बच्चों पर क्या होता है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि अगर बच्चों को मारा जाए, दबाया जाए, मारा पीटा जाए, ठीक है, उसको डिमोटिवेट किया जाए, तो उसमें आत्मविश्वास कहाँ से बढ़ेगा, तो उसकी कमी होती है। धीरे धीरे जब समाज के लोग ही बच्चों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे, उनका शोषण करेंगे, तो बच्चा समाज से धीरे धीरे अलग होने लगता है। और इसके साथ साथ उसका सोशलाइजेशन फिर उतने अच्छे से नहीं हो पाता, और डिमोटिवेट हो जाता है, सोशलाइजेशन हो नहीं पाता, मानसिक रूप से परेशान रहता है, फिज़िकली परेशान रहता है, तो फिर सक्सेस कैसे मिलेगी? तो स्कूल फेलियर, और उसके बाद जीवन में प्रेम और सहानुभूति का अभाव होता है, ठीक है? फीलिंग ऑफ बीइंग वर्थलेस, उसको लगता है कि अभी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। लैक ऑफ पीस, जीवन में बिल्कुल शांति नहीं रह जाती। ड्रग एडिक्शन धीरे-धीरे बड़ा होता है, तो नशा करने लगता है, और उसका बिहेवियर एंटी सोशल हो जाता है। और धीरे-धीरे हम ये देखते हैं कि क्राइम जो एक्टिविटीज़ है उनमें बच्चा जाने लगता है। तो ये इसके मुद्दे हैं, समस्याएँ हैं। इसलिए देखिए, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों का सही से ध्यान रखें। अपनी जो पर्सनल गुस्सा है, अपनी पर्सनल लाइफ़ है, वो चीज़ें बच्चों पर उसका इफ़ेक्ट ना डालें। अगर बच्चे आपने पैदा किए हैं तो उसको अच्छे से सँभालिए, अच्छे से देखभाल कीजिए। स्कूल में बच्चा जाता है तो डेली आप बच्चों से बात कीजिए कि आप क्या हुआ, कैसे रहा, क्या समस्याएँ हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चों से ज़्यादा आप बात करें, डिस्कशन करें। अब हाउ टू डिटेक्ट चाइल्ड अब्यूज़, कि बाल शोषण का पता कैसे लगाया जाए, ठीक है? तो देखिए, पेरेंट्स का काम है कि अपने बच्चों से डेली बात करें। उसके बारे में पूछे कि उसका दिन कैसा गया, स्कूल में क्या-क्या हुआ, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे वो उनको ज़्यादा डर लगता है, कौन से लोग उनको परेशान करते हैं, ठीक है? बच्चों से पूछे कि क्या वे किसी स्कूल में या आस-पड़ोस किसी विशेष स्थिति में या व्यक्ति के बारे में असहज या भयभीत महसूस करते हैं, किसी से वो डरते हैं तो क्यों डरते हैं? और डेली अपने बच्चों को देखें, ठीक है? में होने वाला कोई भी शारीरिक या भावनात्मक बदलाव जो भी हो गया, आप उस पे नज़र रखना चाहिए। डेली आप बच्चों को देखें, उनको ऑब्ज़र्व करें। और शरीर पर चोटें या लगातार रोना, चिड़चिड़ापन आपके बच्चे के दुर्व्यवहार का शिकार होने का मतलब ये सीधा कुछ सिम्पटम्स हैं कि बच्चा आपका रो रहा है, शरीर पे चोटें हैं, चिड़चिड़ापन है, ठीक है? तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चों के साथ कुछ बुरा हुआ है। अब हम बात करते हैं अवेयरनेस अबाउट राइट्स ऑफ चाइल्ड, कि बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता। अब चाइल्ड राइट्स के बारे में जागरूकता कैसे होगी? तो देखिए, इसमें एक तो बहुत बड़ा रोल जो है वो मीडिया का है। लेकिन जब हम चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं तो देखिए, कुछ राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान ने हमें दिए हैं, बच्चों के लिए दिए हैं, और कुछ इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है? तो दोनों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले चाइल्ड राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की भारतीय संविधान में बच्चों को जो अधिकार मिले हैं कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 21 ए की बात करते हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 6 से लेकर 14 ईयर्स के स्टूडेंट को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सेकंड, अगर हम आर्टिकल 23 की बात करें, ठीक है? तो ए 23 क्या कहता है? तस्करी मतलब बच्चों को किडनैप करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, भेज देना। तस्करी और बंधुआ मज़दूरी में ढकेले जाने से सुरक्षित रहने का अधिकार। तो आर्टिकल 23 जो क्या कहता है कि इस तरह का कोई भी बच्चों के साथ हरासमेंट होता है, ठीक है? उनकी तस्करी की जाती है, उनको जबरन किसी जगह पे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, होटल में, ढाबे पर, ठीक है? तो उनसे सुरक्षित रहने का ये अधिकार देता है। इसके अलावा आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे को किसी भी खतरनाक रोज़गार, मतलब किसी भी जगह पे बच्चों को काम पर नहीं रखना है, क्योंकि ये बच्चे की उम्र है, पढ़ने की है। तो कोई भी अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने यहाँ पे जॉब पे, काम पे रखता है, तो मतलब वो क्या है, कानूनन वो अपराध कर रहा है। और आप भी अपने आस-पास ऐसे छोटे बच्चों को काम करता हुआ देखें, ठीक है? आपको लग रहा है कि बच्चों का टॉर्चर हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, तो आप जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और पुलिस इस आर्टिकल के तहत उस पर कार्रवाई ज़रूर करेगी।
इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 39 ई की बात करें तो 39 ई क्या कहता है, दुर्व्यवहार का शिकार होने और अपनी उम्र के अनुपयुक्त व्यवसाय में जाने से बचाने का अधिकार है, कि बच्चों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है या उनके उम्र, ठीक है, जो भी बच्चों की एज है उसके अनुपयुक्त किसी भी काम में, जैसे किसी फैक्ट्री में रख दिया, चाहे केमिकल बनाने की फैक्ट्री है, चाहे जो हम बारूद इस तरह की जो चीज़ें हैं ऐसी जगहों पे बच्चों को अगर लगा दिया, शीशे की जो फैक्ट्री है, तो वहाँ पे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या उनको उनकी उम्र के, उनकी शक्ति के, ठीक है, अकॉर्डिंग किसी दूसरे व्यवसाय में डाल दिया, तो उससे बचाने का अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 39 ई। आर्टिकल 39 एफ की बात करें तो बचपन, जो बच्चे हैं, ठीक, और युवाओं की बात करें तो उनको शोषण के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है, कि आपको आपके साथ किसी तरह का कोई जो है शोषण हो रहा है, ठीक है, तो आप इस आर्टिकल के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, आपके राइट्स हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक और राइट की बात करें, आर्टिकल 45, तो आर्टिकल 45 आज की डेट में हम अगर बात करें तो इसका मतलब है कि 6 साल से कम, 3 से 6 साल अगर एक एज की माने, तो यहाँ पर जो बच्चों की अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एंड केयर की बात करें तो ये जो राइट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के लिए ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी व्यवस्था की जाए, ठीक है, कि जो बच्चे हैं 3 से 6 साल की उम्र के, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें, उनको शिक्षा दी जाए, एक प्री स्कूल जो एजुकेशन है, ठीक है, मतलब स्कूल के लिए बच्चों को तैयार करना, यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात की जा रही है, हेल्थ की बात की जा रही है, तो आर्टिकल 45 ये चीज़ें कहता है। और अगर हम बात करें यूनिवर्सल राइट की बात करें, ठीक है, तो यूनिवर्सल चाइल्ड राइट, सार्वभौमिक बाल अधिकार, तो अगर हम 1989 में जाएं, ठीक है, तो उस टाइम एक कन्वेंशन हुआ था, और उस कन्वेंशन को क्या कहा गया था, यूएनसीआरसी, ठीक है, यूएनसीआरसी मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो ऑन नवंबर 20 1989 द यूएनसीआरसी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, की जो एक कॉन्फ्रेंस थी, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी, ठीक है, उसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, और बहुत सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इन दिस कॉन्फ्रेंस अ रेजोल्यूशन रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट वाज पास बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, की इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसके द्वारा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया, और इसमें 30 आर्टिकल्स थे जो बच्चों की जो सुरक्षा है उसकी वो गारंटी देते थे और देते हैं। तो दिस एग्रीमेंट वाज एक्सेप्टेड एज अ ह्यूमन राइट्स एग्रीमेंट, की इस समझौते को मानव अधिकार समझौते के रूप में स्वीकार किया गया, और इस सम्मेलन का उद्देश्य बच्चों को कहीं भी घृणा, शोषण और उनके साथ किसी भी तरह का हरासमेंट हो रहा है, ठीक है, उससे मुक्ति बच्चों को दिलाना। और ये जो हम अगर रेजोल्यूशन की बात करें, कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो इस समय से 193 देश, 193 जो देश हैं, इस घोषणा पत्र जो मैनिफेस्टो है उस पर साइन कर चुके हैं, उसको अपनी पुष्टि दे चुके हैं, उसको स्वीकार कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बच्चों के राइट्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, और जो इंटरनेशनल जो यूनिवर्सल चाइल्ड राइट्स की बात की गई, जिसमें हम 1989 की जो हमने यूएनसीआरसी की बात की, तो इसमें भी अलग अलग 30 आर्टिकल्स थे जो बच्चों के राइट्स की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें रोल ऑफ मीडिया इन डीलिंग विद इशू, तो इस तरह का जो मुद्दा है, इशू है, इसमें मीडिया का क्या रोल है, तो देखिए सबसे पहला है कि मीडिया जो है अलग अलग जो न्यूज़ जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें इसको बहुत ही एक सीरियस इशू है, तो मीडिया को है कि इसको भी हाईलाइट करें, ठीक है। और दूसरा काम क्या है कि बाल शोषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए, क्योंकि मीडिया एक ऐसी, आप कह सकते हो कि एक सोर्स, एक माध्यम है जिसकी पहुंच लाखों करोड़ों लोगों तक होती है। तो मीडिया जो है इसके खिलाफ जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाए, जागरूकता अभियान चलाए, और इस तरह का कहीं पे भी कोई इशू होता है, कहीं पे भी कोई घटना होती है, तो न्याय हेतु संबंधित लोग, चाहे हम पुलिस की बात करें, कोर्ट की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, उस पर क्या करें, प्रेशर बनाए, बच्चों की समस्या को समाज और सरकार के सामने प्रस्तुत करे। तो ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया का काम है।
तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में जाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अक्सर आप सभी ने अपने घर के आसपास, मार्केट में, स्कूल्स में कुछ बच्चों को आपने देखा होगा जिनका वेट उनकी हाइट के हिसाब से और उनके एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इसे क्या कहा जाता है? चाइल्ड ओबेसिटी, बाल मोटापा। तो आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड ओबेसिटी को जानेंगे, समझेंगे, इसके कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं, इसके रेमेडीज़ क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम जब चाइल्ड ओबेसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड ओबेसिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़ दैट कैन अकर व्हेन योर चाइल्ड इज़ अबोव अ हेल्दी वेट फॉर देयर एज एंड हाइट। कि जब बच्चा अपने हाइट और अपने उम्र के हिसाब से जो उसका वेट होना चाहिए, उससे उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। आपने अक्सर गूगल में एक एज का चार्ट देखा होगा, बीएमआई इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, तो उसमें ये दिया होता है कि आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। लेकिन जब हमारी हाइट के हिसाब से, हमारे एज के हिसाब से हमारा वेट बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली हम बच्चों को देखते हैं, तो मतलब क्या है, वो इस जो ये डिजीज़ है चाइल्ड ओबेसिटी, उससे वो बच्चा क्या कर रहा है? सफ़र कर रहा है। इट इज़ अ सीरियस मेडिकल कंडीशन दैट इफेक्ट चिल्ड्रंस एंड टीनेजर्स। की यह एक गंभीर चिकित्सीय स्थिति है जो बच्चों को और किशोरों को प्रभावित करती है। यह विशेष रूप से परेशान करने वाला है। क्यों परेशान करने वाला है? क्योंकि अतिरिक्त वजन बच्चों को स्वास्थ्य समस्याओं की राह पर ले जाता है। एक टाइम हम देखते हैं, पहले की बात है कि जो बीमारियां बड़ों को होती थी पहले, चाहे हम डायबिटीज की बात करें, हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करें, ये बीमारियां बड़ों को होती थी, बुजुर्गों को होती थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं ये बीमारियां बच्चों को भी होने लगी है। तो अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है कि जो चाइल्ड ओबेसिटी है इसके कॉजेज़ क्या-क्या हैं? लेकिन इससे पहले आप ये बीएमआई इंडेक्स आप देख सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। अक्सर आपने इसको गूगल पे भी देखा होगा, स्कूल टाइम में भी देखा होगा कि आपकी हाइट के हिसाब से और आपके एज के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा मतलब आप चाइल्ड ओबेसिटी जो प्रॉब्लम है, ये जो डिज़ीज़ है, आप इससे सफ़र कर रहे हैं। तो इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो इसका एक कॉज़ है बैड लाइफ़स्टाइल, कि आपकी खराब जीवन शैली। ना उठने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है। लाइफ़ में ना किसी तरह का कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी है। तो अगर इस तरह की हम अक्सर देखते हैं कि हमारी जो जीवन शैली है, लाइफ़स्टाइल है, काफ़ी ख़राब होती चली गई। अगर हम फूड एंड ड्रिंक की बात करें तो अक्सर हम बाहर का खाना पसंद करते हैं, चाहे हम फ़ास्ट फ़ूड की बात करें, चाहे पैक जो जूस होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, हम उनकी बात करें, चॉकलेट्स की बात करें, टॉफ़ी की बात करें, चाहे तला भुना, इस तरह के जो खाने की चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ तो हमारी जो बैड लाइफ़स्टाइल है, दूसरा है फूड एंड ड्रिंक्स की जो अक्सर जो हम बाहर का खाना पसंद करते हैं और जो फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, चाहे हम दाल्स की बात करें, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करें, इनको हम अवॉइड करते हैं। तो जो हमें अवॉइड करना चाहिए, वो हम खाते हैं और जो खाना चाहिए, वो हम अवॉइड करते हैं। इसके अलावा इतना करने के बाद भी लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम की कमी, खा खूब रहे हैं, उल्टा-सीधा कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन हम किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा फैमिली जेनेटिक फैक्टर्स की कई बार ये भी देखा गया है कि अगर आप जिस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, उस फैमिली में आपके मदर, फादर जो हैं, अगर उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, उनको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो जेनेटिक आपको जो ये प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स से बाय बर्थ आपको ये चीज़ें मिली हुई है। इसके अलावा हार्मोनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि मान लो आप कम सोते हैं, ठीक है? और हार्मोन्स में चेंज होने की वजह से भी आपका मोटापा बढ़ सकता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है? स्ट्रेस, तनाव। कई बार स्ट्रेस के कारण भी हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रेस में हम ज़्यादा खा जाते हैं, ठीक है? ज़्यादा सोचना और ये इस तरह की भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा जो मोटापा है वो बढ़ने लगता है। तो इसके जो कॉजेज़ हैं बैड लाइफ़स्टाइल, फूड एंड ड्रिंक्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज़, जेनेटिक प्रॉब्लम है, हार्मोनल है, ठीक है? साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस। तो जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई, तो जब प्रॉब्लम पता चल गई तो सॉल्यूशन भी आपको काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। तो रेमेडीज़ क्या है इसकी?
हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छी अपनी लाइफस्टाइल बनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं। सोने का टाइम, उठने का टाइम, ठीक है, खाने का टाइम। तो आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होनी चाहिए। इसके अलावा फूड, हेल्दी फूड होना चाहिए। और जो फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, उनको आप मना करो, बाय बाय बोलो कि नहीं, इस तरह के फूड को नहीं खाना, क्योंकि ये चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। डेली एक्सरसाइज करें आप। इसके अलावा स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, ये दो चीज़ें जो है आपको क्या करेंगी, आपको फिजिकली भी फिट करेंगी, मेंटली भी फिट आप रहेंगे, किसी तरह का स्ट्रेस वे नहीं रहेगा। और इसके अलावा गुड स्लीप, डेली आप 7 से 8 घंटे की जो नींद है आपके लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि कम सोने की वजह से भी जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए हमें एक अच्छी नींद लेनी चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ें को अपनाकर आप जो ये चाइल्ड ओबेसिटी है, इससे कहीं ना कहीं छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चाइल्ड साइकोलॉजी में, बाल मनोविज्ञान में, जब हम एडोलेसेंस पीरियड की बात करते हैं, किशोरावस्था की बात करते हैं, तो एडोलेसेंस पीरियड मतलब 12 साल से लेकर 19 साल का एक जो टाइम पीरियड होता है, हम इसकी बात करते हैं। तो इस एज में चाहे हम फिजिकली बात करें, मेंटल बात करें, बच्चों के जीवन में काफ़ी बदलाव आता है। एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ बच्चे अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए मन लगाकर मेहनत करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अक्सर आपने स्कूल में, स्कूल के बाहर देखा होगा कि बच्चे छोटी-छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। और यही जो एक्टिविटी है धीरे-धीरे बढ़ते क्राइम में बदल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे, किशोर अपराध, जुवेनाइल डेलिकेंसी की बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि ये जुवेनाइल डेलिकेंसी है क्या, इसके कॉजेज़ क्या-क्या हैं और इसको किस तरह से कम किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि जुवेनाइल कौन है? हू इज़ जुवेनाइल? जिसको हम हिंदी में कहेंगे किशोर। तो अ जुवेनाइल इज अ पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 18। कि किशोर वह व्यक्ति है, वह बालक है जिसकी आयु, जिसकी एज 18 साल से कम है। तो जुवेनाइल कैन बी डिफाइंड एट द चाइल्ड हु हैज नॉट अटेंड अ एज एट विच ही लाइक एन अडल्ट अंडर द लॉ। कि किशोर को उस बच्ची के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसने कानून के तहत एक वयस्क की तरह उम्र हासिल नहीं की है। तो अगर हम लीगली देखें तो एक वयस्क, एक अडल्ट कौन है? जिसने अपनी उम्र के 18 साल पूरे कर लिए हैं। तो हमारे देश में भी देखें ना कि बच्चों को चाहे वोट देने का अधिकार है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस की हम बात करते हैं, तो जब वो 18 साल का हो जाता है, मतलब ये मान के चला जाता है कि 18 साल का मतलब है कि बच्चा मेंटली भी और फिजिकली भी मैच्योर हो चुका है। तो उसको ये चाहे राइट टू वोट है, चाहे लाइसेंस है, ये उसको अधिकार बच्चों को मिल जाते हैं। लेकिन जिसने 18 साल क्रॉस नहीं किया है, तो ये मान के चला जाता है कि वो मेंटली अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तो जुवेनाइल कौन है? जुवेनाइल वो बालक है, वो व्यक्ति है जिसने अपनी उम्र के 18 साल अभी पूरे ना किए हों। फिर बात आती है जुवेनाइल डेलिकेंसी, बाल अपराध क्या है? तो इसको भी समझ लेते हैं। किशोर अपराध नाबालिगों द्वारा अवैध गतिविधियों में भागीदारी है, शामिल होना है। जुवेनाइल डेलिकेंसी इज द पार्टिसिपेशन इन इलीगल एक्टिविटीज बाय माइनर्स, मतलब जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, चोरी हो गया, चोरी चकारी हो गया, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना, मर्डर, इस तरह का जो एक्टिविटीज़ है, इलीगल एक्टिविटीज़, इसमें जो है भागीदारी, पार्टिसिपेशन। किशोर अपराध 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा आरोपित आपराधिक गतिविधि है। दिस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी कमिटेड बाय अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18। जब किशोर ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करता है जो समाज के लिए खतरनाक है, तो उसे किशोर अपराधी कहा जाता है। ठीक है? कि जो भी जुवेनाइल है, वो इस तरह की एक्टिविटी करता है जो दूसरे लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? जुवेनाइल डेलिकेंट या बाल अपराधी, किशोर अपराधी हम उसको कहते हैं। फिर
क्वेश्चन आता है कि जो जुवेनाइल डेलिकेंसी है, इसके कॉजेस क्या हैं, किशोर अपराध के कारण क्या क्या हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो जैसे मैंने एडोलेसेंस की पीरियड की बात की थी स्टार्टिंग में। तो इस एज में बस बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है, आ जाता है। और एक इस गुस्से में बच्चे गलत से गलत काम कर जाते हैं। अपने गुस्से को शांत करने के लिए दूसरों को मारना पीटना, यहाँ तक कि इसका जो हाईएस्ट है मर्डर, ये चीज़ें भी हो जाती हैं। और इस एज में बच्चे कम टाइम में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, गलत आदतों को अपना लेते हैं, चोरी करना और इस तरह की एक्टिविटी भी इसमें शामिल हो जाती हैं। तो उनकी फिजिकल नीड हो सकती है, उनकी इकोनॉमिक नीड हो सकती है। तो इंडिविजुअल फैक्टर यहाँ पर होता है। सेकंड हो सकता है फैमिली फैक्टर्स। हो सकता है कि बच्चों का फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो। जैसे पहले की वीडियो में मैंने चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में भी बात की थी कि बच्चों को घर में ही उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है। तो घर का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, बच्चों को अच्छी गाइडेंस ना मिलती हो, जो घर फैमिली मेम्बर्स हैं बच्चों को टाइम ना देते हों, बच्चों पे ध्यान ना देते हों, या बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हों, उनका शोषण करते हों। तो इस तरह से फैमिली और बच्चों के बीच में एक डिस्टेंस आ जाता है। तो फैमिली रीज़न भी हो सकते हैं। हो सकता है कि घर में पेरेंट्स हैं ड्रिंक करते हों, वो भी नशा करते हों, तो उसका भी कहीं न कहीं बच्चों पर असर पड़ता है। तो फैमिली फैक्टर्स भी हो सकता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ फैक्टर, कि मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकता है कि अगर बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य ना हो, ठीक ना हो, ठीक है? तो इस तरह की जो एक्टिविटी है बच्चा करने लगता है, और इस तरह की चीज़ें करके उसको अच्छा लगता होगा, क्योंकि मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो कारण आजकल हम अपने यूथ में देखते हैं, नशे की लत। ठीक है? चाहे हम ड्रग्स की बात करें, चाहे हम सिगरेट की बात करें, चाहे हम अल्कोहल की बात करें, ठीक है? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, बच्चा इनसे धीरे-धीरे बच्चों में, यूथ में बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर बच्चों को गलत संगत मिल गई, तो बच्चा गलत आदतों को सीख लेता है और गलत रास्ते पर चला जाता है, या हम कहें भटक जाता है, और इस तरह की जो एक्टिविटी है बच्चा करने लगता है। तो ये कॉजेज़ हो सकते हैं जुवेनाइल डेलिकेंसी के। अब जब कॉजेज़ हैं तो इसके प्रिवेंशन क्या होंगे? इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हमें इस तरह के जो एडोलेसेंस हैं, जो किशोर हैं, उनकी पहचान करना, क्योंकि कोई भी एक दिन में इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होता। धीरे-धीरे करते-करते एक टाइम में बच्चा इस ओर बढ़ जाता है, ठीक है? अपराधी बन जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर इन चीज़ों की पहचान कर ली जाए, तो बच्चों की काउंसलिंग करके, उनको गाइड करके उनको गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि इस तरह के बच्चों की पहचान करना। अब पहचान करने के बाद सपोर्टिंग टीन्स एंड देयर फैमिलीज़, कि किशोरों और उनके परिवारों को सहायता देना। अब सहायता किस तरह की हो सकती है? काउंसलिंग हो सकती है, गाइडेंस हो सकता है, कि उनके फैमिली मेंबर से बात करना, उन बच्चों से बात करना, ठीक है? और उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग, उनके लिए प्रोग्राम चलाकर बच्चों को उन गलत चीज़ों से बाहर निकाला जा सकता है। और जैसे मैंने बात की, यूथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम, इसके अलावा फैमिली काउंसलिंग, फैमिली को काउंसलिंग देना। पेरेंटिंग एजुकेशन मतलब पेरेंट्स को बताना कि बच्चों का किस तरह से पालन पोषण करना है, किस तरह से बच्चों का ध्यान रखना है, ठीक है? किस तरह से बच्चे और पेरेंट्स में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। तो पेरेंटिंग एजुकेशन भी देकर के बच्चों को पालना कैसा है। इसके अलावा एकेडमिक असिस्टेंस, शैक्षणिक सहायता, ऐसे बच्चों को जो है उनको एकेडमिक असिस्टेंट देके, शैक्षिक सहायता देके, शैक्षिक गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को शामिल करके, अपॉर्चुनिटी देकर। और इसके अलावा अगर हम बात करें सब्सटेंस अब्यूज़ एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट, कि बच्चों को ये चीज़ बताना कि जो ये नशा है, जो ड्रग्स है, ठीक है? इस तरह की एजुकेशन देना, कि इसमें बताना कि आपके जीवन के लिए किस तरह से हानिकारक है, किस तरह से अगर आपको इसकी लत लग गई, तो आप अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर लेंगे। तो ये चीज़ें बच्चों को बताना, और बच्चा अगर इन चीज़ों में ड्रग्स का एक हैबिट हो चुकी है इसकी, तो उसका ट्रीटमेंट करना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो जुवेनाइल डेलिकेंसी है, बच्चा धीरे-धीरे इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति में जा रहा है, तो धीरे-धीरे उसको हम वापस एक सही ट्रैक पर ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जुवेनाइल डेलिकेंसी, उसके कॉजेज़, प्रिवेंशन की हमने बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।
आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर इसका पूरा नाम है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कमीशन किस लिए बनाया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बाल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये नेशनल कमीशन बनाया गया। तो आज की इस वीडियो में हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इसकी भूमिका की बात करेंगे, इसकी शक्तियों की बात करेंगे, इसके फंक्शन की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम एनसीपीसीआर की बात करें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मतलब एनसीपीसीआर की स्थापना संसद के एक अधिनियम, और इस अधिनियम का क्या नाम था, सीपीसीआर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। तो पार्लियामेंट का ये एक्ट था, इसके तहत 2007 में एनसीपीसीआर की स्थापना हुई थी। The function of the commission is to ensure child rights in accordance with the Indian Constitution and UNCRC 1989, जिसके बारे में हमने अपने पहले की वीडियो में पढ़ा था। तो इस आयोग का कार्य क्या है, चाहे हम भारतीय संविधान की बात करें या यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो 1989 में आया, जिसमें बच्चों के 30 राइट्स के 30 आर्टिकल्स थे, जिसमें अलग अलग बच्चों के राइट्स की बात की गई थी। तो एनसीपीसीआर का क्या काम है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों के अधिकारों की जो बात की गई है, जो प्रोविज़न है, और यूएनसीआरसी ने बच्चों के राइट्स पर जो भी बातें कही, जो भी आर्टिकल्स बनाए, तो उन अधिकारों को सुनिश्चित करना है और ये चीज़ देखना है कि बच्चों के अधिकारों का किसी तरीके से कोई हनन ना हो। ठीक है, उन अधिकारों बच्चों का मतलब किसी तरह का कोई उत्पीड़न ना हो, बच्चों के अधिकारों का कोई हनन ना हो। तो इन चीज़ों की देख रेख करना किसका काम है, एनसीपीसीआर का काम है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन एंड ड्यूटीज़ की कि इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या ड्यूटी है। तो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए किसी भी कानून के तहत, किसी भी कानून के तहत भारत में अलग अलग स्टेट में जो कानून है, ठीक है, तो किसी भी कानून के तहत या उसके द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच करना और समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। तो इसका काम क्या है कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई भी कानून बना है, ठीक है, तो उस कानून के तहत या उसके उस कानून के द्वारा बच्चों के लिए जो भी सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं, उसकी जांच करना, उसकी समीक्षा करना और जरूरत पड़े तो उसमें सुझाव देना, उसको और बेहतर बनाने के लिए सिफारिश या सुझाव देना। इसके अलावा बाल अधिकारों के उल्लंघन में अगर एनसीपीसीआर को लगता है कि किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या किसी भी जगह पे, किसी भी सोशल जगह पर कहीं पर भी अगर बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ है, जैसे बहुत बार आपने न्यूज़ में भी आप देखते होंगे कि छोटे बच्चों से कोई बंधुआ मजदूरी कराता है तो उसको मार रहा है, उसको पीट रहा है, या घर में जो पेरेंट्स हैं बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो इस तरह से अगर एनसीपीसीआर के पास कोई भी शिकायत आती है कि बाल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो इस एवज में वो क्या करता है, पूछताछ करता है और ऐसे मामले में पुलिस से कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश भी करता है। पुलिस पर भी प्रेशर बनाता है कि नहीं, तुम आप जो है बच्चों के जो अधिकारों का हनन हुआ है तो आप इसकी जांच कीजिए। तो अक्सर बहुत सारे एनजीओस होते हैं, उनको भी अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो एनसीपीसीआर के पास जाते हैं, एनसीपीसीआर से कांटेक्ट करते हैं और एनसीपीसीआर जो है पुलिस को लेकर और उस जगह पे जाकर पूछताछ करना कि बच्चे के साथ क्या हुआ है और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करने की सिफारिश करता है। इसके अलावा बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसको बढ़ावा देना, ये भी इसका काम है। और इसके अलावा टू प्रमोट द इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन द स्कूल करिकुलम, कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में बाल अधिकारों के समावेशन को बढ़ावा देना, कि जो बाल अधिकार है, ठीक है, जो भी बातें कही गई हैं तो ये करिकुलम में भी इसको इंक्लूड किया जाए, इसको शामिल किया जाए। टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिलेटेड टू चाइल्ड राइट्स, की बाल अधिकारों से संबंधित शिकायतों की जांच करना। टू मॉनिटर द केसेस ऑफ चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एंड देयर रिहेबिलिटेशन, की बाल श्रम के बचाव और उनके पुनर्वास के मामले पर नजर रखना।
और इसके अलावा टू स्प्रेड चाइल्ड राइट्स लिटरेसी अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, की समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार करना। तो देखिए, आपको लगता है कि आपके आसपास कहीं पे भी छोटे बच्चों का शोषण हो रहा है, उनका फिजिकल या मेंटल हरासमेंट हो रहा है, तो आप सीधा डायरेक्ट जाकर एनसीपीसीआर आप इनको मेल कर सकते हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर जैसा कि आप इन पॉइंट्स में भी लिखा है कि अगर उसके पास शिकायत पहुंचेगी तो इनकी जांच जरूर करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, जांच करेगा, और पाया गया कि नहीं बच्चों का सच में शोषण हो रहा है, तो फिर ये पुलिस को कांटेक्ट करेगा और उनसे कहेगा कि उचित कार्रवाई करने के लिए कहेगा। बाल अधिकार और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में चाहे हम सेमिनार की बात करें, चाहे हम पब्लिकेशन की बात करें, मीडिया की बात करें, तो इनके थ्रू जो अलग अलग मीडियम है इनके थ्रू अवेयरनेस को फैलाना। इसके अलावा टू इंस्पेक्ट द रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर देयर प्रॉपर केयर ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन, कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जहाँ पर हम कहते हैं ना कि जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं, तो ऐसे भी रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी जाके जांच करना, देखना कि बच्चों के साथ सब चीज़ें सही तो हो रही हैं, उनकी प्रॉपर केयर हो रही है, ट्रीटमेंट हो रही है, कहीं बच्चों के साथ किसी तरह का शोषण तो नहीं हो रहा, हरासमेंट तो नहीं हो रहा। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन की निगरानी करना, कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा के जो अधिकार हमें मिले हैं, तो स्कूल्स में उसको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, तो इन चीज़ों की भी निगरानी रखना। इसके अलावा बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों, सरकार की नीति, कार्यक्रम और गतिविधियों की समीक्षा करना, कि बच्चों के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए, बच्चों के बेनिफिट के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि हैं, ठीक है, जो भी सरकार के कार्यक्रम हैं, जो भी गतिविधियां हैं, ठीक है, उनको देखना, उनकी निगरानी करना, उनकी समीक्षा करना और उसके सही से इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिफारिश करना। इसके अलावा वंचित बाल सुधार गृह, जैसे हम चाइल्ड रिफॉर्म होम कहते हैं, और बिना परिवार के बच्चे, कैदियों के बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए जरूरत के संबंध में उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करना। मतलब बच्चे, सभी बच्चों के लिए, जिन अगर कोई बच्चा फैमिली में है, उसका किसी तरह से हरासमेंट हो रहा है, कोई बच्चा फैमिली के साथ नहीं है, रिफॉर्म होम्स में है, अनाथालय में है, या कैदियों के बच्चे हैं, तो सभी बच्चों का, भारत में रहने वाले सभी बच्चे, ठीक है, उनकी निगरानी करना, देख रेख करना। ठीक है। अब निगरानी करने का मतलब ये नहीं कि सभी बच्चों के पास जाना, मतलब ये टाइम टाइम पे इनका इंस्पेक्शन होता रहता है। और अगर इनके पास लोगों की भी कंप्लेंट जाती है, जैसे आपको भी लगता है कि आपके घर के आसपास अगर इस तरह से बच्चों का शोषण या हरासमेंट हो रहा है, तो आप भी कंप्लेंट करेंगे, तो फिर उसके जब कंप्लेंट इनके पास जाएगी, तो फिर ये जाकर देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, और इसको पाया गया तो जो भी रिलेटेड पर्सन है उसके खिलाफ एक कार्रवाई करेगा। और आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी एड्स, तस्करी, कुकर्म, यातना, शोषण, पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति से प्रभावित बच्चों के अधिकारों को बाधित करने वाले सभी कारकों की जांच करना और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना। तो ये सब क्या है, एनसीपीसीआर के काम है, और ये इसकी जिम्मेदारी है। और आपको भी लगता है कि आपके घर के आसपास, मोहल्ले में, कहीं पे भी अगर बच्चों के साथ इस तरह का हरासमेंट हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो आप भी एनसीपीसीआर से कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों के राइट्स के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम एडोलेसेंस की बात करते हैं, या टीनेज की बात करते हैं, या किशोरावस्था की बात करते हैं, तो बच्चों की लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। क्योंकि इस टाइम हमें बच्चों के लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। बच्चों के बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। उनके सोचने समझने के तरीके में भी काफ़ी चेंजेस हमें इस पीरियड में देखने को मिलते हैं। अमूमन हम 12 ईयर से लेकर 19 ईयर का जो ये पीरियड होता है, इसको हम एडोलेसेंस या इसको हम टीनेज कहते हैं। तो इस टाइम पीरियड में अक्सर हम देखते हैं बच्चों को, चाहे अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, अपने सोशल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं। एक कंपटीशन का भी एक टाइम होता है। तो अगर इस टाइम पीरियड में बच्चों को अच्छे
दोस्त मिल गए, अच्छे पीयर्स मिल गए, उनको अच्छा मतलब उनको अच्छा गाइडेंस मिला, ठीक है, तो बच्चा एक सही रास्ते पर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर उसके जो पीयर हैं, जो साथी हैं, अगर वो खराब मिल गए, उसको सही से गाइडेंस नहीं मिली, सही से एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक जाता है। और ऐसे बच्चे आगे चलकर एंटी सोशल हो जाते हैं, अपने समाज के लिए, लोगों के लिए खतरनाक हो जाते हैं। तो जो एडोलेसेंस जो ये पीरियड है, बच्चों के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। तो इस दौरान बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस टाइम पीरियड में बच्चों को कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे हम बिहेवियर प्रॉब्लम की बात करें, चाहे हम बात करें कि इस टाइम पीरियड में देखते हैं कि बच्चा नशे में या ड्रग्स, इन चीज़ों में भी, इन एक्टिविटीज़ में भी लग जाता है। बच्चों को अपने फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन होती है कि आगे फ्यूचर में क्या करें, ठीक है, कौन से ऑक्यूपेशन में जाएँ, ठीक है, एडजस्टमेंट की भी प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पर होती है। तो इस तरह से अलग-अलग जो प्रॉब्लम है, और फिर लास्ट में देखेंगे कि टीचर्स का, पेरेंट्स का या पीयर का क्या रोल है, कि किस तरह से बच्चों की इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम देखें इश्यूज़ या हम प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, कि किशोरावस्था की कौन-कौन सी समस्याएँ होती हैं। तो किशोरावस्था या टीनेज के दौरान बच्चों को काफ़ी सारी समस्या होती हैं। कुछ समस्या जो नॉर्मल है, सभी को होती है। कौन सी समस्या? जैसे शारीरिक समस्या, चाहे दाँत का दर्द हो गया, आँख हो गया, सुनने की समस्या, ये सारी तो आम होती है, ठीक है? लेकिन कुछ समस्या इस एज में ऐसी होती है जिन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कौन सी समस्याएँ हैं? इन समस्याओं से शिक्षकों का भली-भाँति अवगत होना ज़रूरी है, ना केवल शिक्षकों का बल्कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनका भी इन समस्याओं से परिचित होना ज़रूरी है। अगर आपको समस्या पता होगी तभी तो आप बच्चों को सही तरीके से आप उनको गाइड कर सकते हो। तो ये समस्याएँ कौन-कौन सी हैं? चाहे प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट इन स्कूल, कि विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याएँ, या प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फैमिली रिलेशनशिप एंड सोशल एडजस्टमेंट, पारिवारिक संबंध या समाज में समायोजित होने संबंधी समस्या, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सेक्स बिहेवियर, यौन व्यवहार संबंधी समस्या, यौन व्यवहार, कि जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं कि भाई तुम ऐसे करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो यौन व्यवहार संबंधी समस्या, अभी एक एक कर कर इन सारी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बिहेवियर, व्यवहार संबंधी समस्या, जब बच्चों के फिजिकली चेंजेस होते हैं, सोचने समझने के तरीके में बदलाव होते हैं, तो इस टाइम पीरियड में उनके बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलता है। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट, व्यावसायिक समायोजन संबंधी समस्या, कि किस ऑक्यूपेशन में जाएं, किस में ना जाएं, उनके अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन सा ऑक्यूपेशन उनके लिए अच्छा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वित्तीय समस्या, कि बच्चे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होता, ठीक है? और इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी जो समस्या है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ ड्रग यूज, नशीली दवाओं के प्रयोग की समस्या, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चा इस टाइम पीरियड में अगर उसको साथी गलत मिल जाते हैं तो धीरे धीरे जो नशीली दवाएं हैं, अल्कोहल है, सिगरेट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसका यूज बच्चा करना शुरू कर देता है। और एक लास्ट, जब बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होकर डिप्रेशन में चला जाता है तो आत्महत्या तक भी बच्चा कर लेता है। तो इस तरह से अलग अलग जो समस्याएं हैं, अब इन समस्याओं पर एक-एक कर कर हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट इन स्कूल, कि विद्यालय में समायोजन से संबंधित समस्याएं, तो हम देखते हैं कि जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में होता है, 5वीं क्लास तक, मतलब 5th क्लास तक होता है, तो टीचर्स की बात मानता है, ठीक है, एज कम होती है, ठीक है, टीचर्स की सारी बात मानता है और चीजें एक मतलब सही तरीके से चलती हैं। हम कहते हैं कि इस एज ग्रुप में बच्चे ज्यादा ओबीडियंट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा 6th क्लास में जाता है, 7th क्लास में जाता है, मतलब जो उसकी एज है 10 से ऊपर होने लगती है, ठीक है, तो फिर चाहे हम देखें कि टीचर्स के साथ जो उसका रिलेशनशिप है, या आपस में जो क्लास में जो रिलेशनशिप है बच्चों के साथ, उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। बच्चे छोटी छोटी बात पर आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, और टीचर से भी उनकी आर्ग्यूमेंट होने लगती हैं।
फिर प्राइमरी में जितने बच्चे ओबीडिएंट होते हैं, जब सेकेंडरी स्टेज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें कम देखने को मिलती हैं। ठीक है। सो जो किशोर हैं, एडोलेसेंट जो है, विद्यालय में शिक्षकों एवं अपने साथियों के साथ उचित समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है इस एज ग्रुप में। और इसकी एक प्रॉब्लम अगर टीचर्स की तरफ से जो इसकी प्रॉब्लम हम देखें, तो कुछ शिक्षक रूढ़िवादी होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं नेचर से। ठीक है। और वो क्लास में देखते हैं कि वो बच्चों को इतनी फ्रीडम नहीं देते, जिस तरह की फ्रीडम उनको छोटी क्लासेस में मिलती है, बड़ी क्लासेस में जाने पे वो फ्रीडम कहीं ना कहीं खत्म सी हो जाती है। ठीक है। दे समटाइम्स इवन गिव corporal पनिशमेंट ऑफ द टू द चिल्ड्रन, कि वो कभी कभी बच्चों को शारीरिक दंड भी देते हैं, उनको मारते पीटते हैं। और अगर हम बच्चों की आपस में बात करें क्लास में, तो छोटी छोटी बातों पर बच्चे क्या कहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे। अक्सर आपने देखा होगा स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर बच्चों की लड़ाई आपने देखी होगी। तो इस एज ग्रुप में ज्यादा जो चीजें हैं, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा द स्कूल करिकुलम इज बेसिकली थ्योरेटिकल एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज लेस, कि विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है आज भी हम देखते हैं थ्योरी ज्यादा होती है, प्रैक्टिकल कम होता है। ठीक है। और क्लास में अगर हम देखें तो पार्टिसिपेशन, बच्चों का अगर देखें तो उनका पार्टिसिपेशन कम होता है। ठीक है। तो ये भी कुछ चीजें हैं जिससे बच्चा क्या होता है, क्लास में धीरे धीरे वो परेशान होने लगता है। ठीक है। इन द क्लास द स्टूडेंट बिकम्स अ साइलेंट लिसनर, और इससे क्या होता है कि बच्चा बस मूक श्रोता बन के रह जाता है। आप भी याद करो अपनी स्कूल के टाइम की। ठीक है। तो क्लास में है कि बस बैठ के सुनना। ठीक है। तो ये भी चीज एक बहुत बोरिंग होती है, तो इससे भी बच्चों को एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है। इन सच अ सिचुएशन टीनेजर्स हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन मेकिंग एडजस्टमेंट, कि ऐसी अवस्था में जो किशोर हैं उनको समायोजन करने में, एडजस्टमेंट करने में काफी दिक्कत होती है। और अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फैमिली रिलेशनशिप एंड सोशल एडजस्टमेंट, की पारिवारिक संबंध और सामाजिक समायोजन से संबंधित समस्याएं, तो अब फैमिली से रिलेटेड क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। इस एज ग्रुप में अगर हम देखें तो बच्चा बाहर जाना चाहता है, निकलना चाहता है, घूमना चाहता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन पेरेंट्स हैं, ज्यादातर पेरेंट्स हम देखते हैं कि बच्चों को उतनी फ्रीडम नहीं देते, हर चीज के लिए बच्चों को मना कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो अंदर जो है, आप कह सकते हो कि वो चाहे गुस्सा होना, चाहे एक आपस में जो रिलेशनशिप है वो खराब होना, इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है कि फैमिली में तनाव बढ़ता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं एक संघर्ष जो है स्टार्ट हो जाता है। बच्चे स्कूल में टीचर से आर्ग्यूमेंट होने लगती है, घर में पेरेंट्स से उनकी आर्ग्यूमेंट होने लगती है। ठीक है। अपनी फ्रीडम को लेकर, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने को लेकर। इन दिस सिचुएशन मैनी टाइम्स टीनेजर लीव देयर होम एंड गो अवे, स्थिति में कई बार जो बच्चे हैं अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। तो अक्सर आप भी याद कर सकते हैं, आपके स्कूल में, आपके नेबरहुड में किसी बच्चे ने ऐसा किया हो कि नहीं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, इस घर में मुझे नहीं रहना। तो इस तरह का जो, चाहे स्कूल में बात करें चाहे घर में, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, बच्चों को लगता है उतनी फ्रीडम नहीं मिल रही तो घर छोड़ के चले जाते हैं बच्चे। हाँ, बेशक से कुछ टाइम बाद वापस आ जाते हैं, सुबह गए शाम को आ गए, या एक दो दिन बाद आ गए, लेकिन कई बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है हमें इस एज में देखने को मिलती है। ड्यू टू फैमिली कॉन्फ्लिक्ट टीनेजर डू नॉट गेट प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम द देयर पेरेंट्स, कि अगर बात करें घर में ही माता पिता के साथ बच्चों का इस तरह के संघर्ष होगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो फिर क्या होगा कि बच्चे अपने मदर फादर की नहीं सुनते, चाहे अच्छी बातें हो, और जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों की नहीं सुनते। तो जब एक कम्युनिकेशन अच्छा होता ही नहीं है तो क्या होगा कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलता ही नहीं है, और बच्चे कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चले जाते हैं। दिस मेक्स दिस मेक्स देयर प्रॉब्लम मोर कॉम्प्लिकेटेड, कि इससे जो उनकी समस्याएं हैं और अधिक जटिल हो जाती हैं। पारिवारिक संघर्ष का प्रभाव किशोरों के अन्य दूसरे तरह के संबंधों पर पड़ता है, चाहे उनके टीचर्स के साथ रिलेशनशिप है, चाहे जो पीयर ग्रुप है उसके साथ, चाहे आस पड़ोस के साथ। अक्सर आपने देखा होगा अगर आपके घर में शांति नहीं है,
ठीक है। तो आपकी नेबरहुड में भी आपका इतना अच्छा रिलेशन नहीं होता। अगर मान लो आपने देखा होगा नेबरहुड की कोई फैमिली आपस में लड़ती रहती है काफी, तो उनका जो आसपास जो सोसाइटी में लोगों से इतना अच्छा रिलेशन नहीं होता। और अगर घर में तनाव है तो आपके मन में भी आप अंदर से परेशान होते हो। फिर आप स्कूल में जाते हो, वहाँ पे अपने जो आप फ्रेंड्स हैं उनसे भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, टीचर से होता है। तो अगर आपके घर में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो फिर आपकी जिंदगी जो है, आप कह सकते हो कि आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, परेशान रहोगे। ओके। तो इसलिए अगर स्कूल में हम बात करें तो स्कूल में टीचर्स को चाहिए, ठीक है, कि बच्चों को फ्रीडम दे, बच्चों को टीचिंग लर्निंग में एंगेज करे, ठीक है, ताकि बच्चों को लगे अपनी प्रेजेंस का एहसास हो। और घर की अगर बात करें तो वहाँ पे फैमिली को चाहिए कि बच्चा इस एज ग्रुप में पहुंच रहा है, तो बच्चे के साथ एक फ्रेंड की तरह बिहेवियर करें, उसको उससे बात करें, उसको जाने, उसकी समझे, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इच्छाएं हैं। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, तभी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको कम किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सेक्स बिहेवियर की यौन व्यवहार संबंधी समस्याएं, ठीक है। तो अगर इस ग्रुप की बात करें 10 के बाद, देखिएगा चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट होने लगती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें उनके जो बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो उससे जो एक जो प्रॉब्लम सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, इसमें क्या है कि अपोजिट सेक्स जो होता है अट्रैक्शन, कि जो लड़के हैं लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो लड़कियां हैं लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों का जो फिजिकली डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन मेंटली जो मेच्योरिटी आनी चाहिए नहीं आती। फिजिकली मेच्योरिटी तो आ जाती है, लेकिन दिमागी रूप से अभी उतने मेच्योर नहीं होते बच्चे, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि बच्चे हैं वो गलत कामों में लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें इस एज ग्रुप में कि जो गर्ल्स हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और गर्ल्स बॉयज जो है फ्रेंडशिप और ये सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, बड़े बड़े वादे होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम जो चीजें हैं, अगर सही डायरेक्शन बच्चों को नहीं मिलेगा, उनको जो सेक्स एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो बच्चे अक्सर इस तरह की गलत एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिकली मेच्योर हो रहे हैं, मेंटली मेच्योर नहीं है, सही गलत का उनको नहीं पता, जो अच्छा लगता है वो करना है। सच टीनेजर ऑल्सो लॉस देयर सोशल प्रेस्टीज। इससे क्या होगा कि ऐसे किशोरों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो भी खत्म हो जाती है इस प्रॉब्लम्स की वजह से। द प्रॉब्लम बिकम सो सीरियस दैट चिल्ड्रन इवन कमिट सुसाइड। तो इससे क्या होगा कि बच्चे इतने सीरियस हो जाते हैं, समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम ना हो, खत्म करनी है, तो बच्चों को अवेयर किया जाए इसके बारे में, कि अब आपकी इस एज में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो बच्चों को इसके बारे में बताया जाए, उनको सेक्स एजुकेशन दी जाए। फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मोरल बिहेवियर। अगर हम मोरल बिहेवियर की बात करें, नैतिक व्यवहार की बात करें, तो देखिए इसका है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। तो इस टाइम क्या है कि बच्चा, ठीक है, अपने कुछ स्टैंडर्ड, कुछ नॉर्म्स अपने आप से कुछ डिसाइड कर लेते हैं, कि जो ऐसा करेगा, जो मतलब हम कहते हैं ना कि हर बच्चे का अपना परसेप्शन होता है, तो अपना अपने मन में बना लेते हैं कि जो ऐसा करेगा, ठीक है, वही अच्छा है, और जो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा वो अच्छा नहीं है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे एक दूसरे को जज करते हैं कि अच्छा वो ऐसा करता है तो वो खराब है, ठीक है। तो इस तरह से जो बच्चे हैं क्या करते हैं कि एडोलेसेंट एट दिस एज सेट वेरी अनरियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड फॉर देमसेल्फ विच दे ऑफन फेल टू मीट। कि इस तरह के, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, इस तरह के मानक निर्धारित कर लेते हैं। ड्यू टू दिस देयर इज अ डिफेक्ट इन देम एंड मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम अराइज। कि इससे क्या होता है, उनमें दोष भाव उत्पन्न होता है, अनेक तरह की समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के लिए दोस्त कैसे होने चाहिए, प्यार कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर बच्चे के अपने मानक होते हैं। लोग उसके हिसाब से काम करते हैं तभी अच्छा है, नहीं करते तो इसलिए देखो होगा कि दोस्ती में अक्सर दरार आती रहती है, ठीक है। एक दूसरे से फ्रेंडशिप बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। घर में भी आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं बच्चों के, ठीक है, टीचर्स के साथ भी होने लगते हैं, नेबरहुड में भी इस तरह की चीजें होने लगती हैं। तो काफी चीज इस टाइम हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो देखें, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को सही गलत का नहीं पता होता, बच्चे अपने हिसाब से ही कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो बहुत बार आपने देखा होगा कि स्कूल्स में बच्चे, हाँ मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, ठीक है, मुझे 80 लाने हैं, मुझे 90 लाने हैं, मुझे 100 लाने हैं, उतने आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आ जाते तो बच्चे कहीं ना कहीं खुद में गिल्ट करने लगते हैं
कि हम नहीं ला पाए उतने, दूसरों के ज्यादा आ गए हमारे उतने अच्छे नहीं आए। ठीक है, और बच्चे मान लेते हैं कि अगर दूसरों के ज्यादा आ गए हमारे कम आ गए तो मतलब हम पढ़ने में अच्छे नहीं है। इस तरह के अपने स्टैंडर्ड खुद बना लेते हैं। तो इस तरह से देखें तो बच्चे परेशान होने लगते हैं। ठीक है, तो स्टडीज में देखा गया है कि जो एडोलेसेंट है दूसरों के लिए भी इस तरह के स्टैंडर्ड जो है डिसाइड कर लेते हैं, और अगर सामने वाला भी पूरा ना कर पाए तो आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। आपस में दोस्ती में भी इस तरह की चीजें होती हैं कि हम सामने वाले से जरूरत से ज्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, जो चीजें नहीं होती तो अक्सर हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, तो इस एज में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। देर आर सम टीनेजर्स हु आर अनेबल टू लर्न व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको यही नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो इसलिए चाहिए कि देखो एक प्रॉपर गाइडेंस है, चाहे बच्चा टीचर्स के पेरेंट्स को पता होना चाहिए, टीचर्स को पता होना चाहिए, और बच्चों को भी अवेयर किया जाए ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। पेरेंट्स को सिखाना चाहिए, टीचर्स को सिखाना चाहिए बच्चों को क्या सही है क्या गलत है। ओके, अब अगर हम बात करें व्यावसायिक समायोजन से संबंधित समस्याएं की प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट, तो इस एज में अक्सर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब बच्चा 10th के बाद 11th 12th में आता है तो फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान होता है कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने लगता है। तो एट दिस स्टेज द एडोलेसेंट बिकम कैपेबल ऑफ प्लानिंग अबाउट हिज फ्यूचर, कि इस अवस्था में जो किशोर हैं अपने भविष्य के बारे में योजनाएं बनाने के लिए सक्षम हो जाते हैं, धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दे ऑफन कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट प्रोफेशन दे वुड चूज इन द फ्यूचर, कि वो ये चीजें बार बार सोचने लगते हैं कि हम क्या करें, किस फील्ड में जाएं, किस फील्ड में हमें अच्छी जॉब मिलेगी। But when they see that even after getting a good education, they are unable to choose a good occupation, they become rebellious and become a problem for the society and their families। कि लेकिन जब वो देखते हैं कि एजुकेशन ले लिया, 10th क्लास पास की, 12th क्लास पास की, ठीक है, फिर भी वो चीजों को नहीं चूज कर पा रहे, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो परेशान हो जाते हैं, अंदर से खींचने लगते हैं, विद्रोही हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें भी एक होता है कि अगर वो सही रास्ते पे ना चलें, सही डायरेक्शन में ना जाएं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। कई बार इसी एज में तो देखते हैं कि बच्चा अपने भविष्य को संवार भी लेता है और भविष्य को खराब भी कर लेता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वित्तीय समस्याएं। टीनेजर्स ऑल्सो हैव टू फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि जो टीनेजर्स होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, उनको इस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। अब कैसे होती है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अक्सर हम देखते हैं स्कूल में जाएं, ठीक है, कॉलेज में बच्चे जाएं, तो वहां पे क्या होता है कि सामने वाले के पास ये फोन है, इस तरह के ड्रेस हैं, ये सारी जो एसेसरीज हैं, तो उसके पास है तो हमें भी चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड उसके बराबर या उससे भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं, हमें शो जो बच्चे हैं ज्यादा करते हैं, अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड को दूसरे से ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, किससे लेंगे। तो सबसे पहला सोर्स ऑफ मनी क्या है, पेरेंट्स। तो कई बार पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते, और कई बार पेरेंट्स भी बच्चों को पैसे देने से मना कर देते हैं, और कई बार जो बच्चों को भी पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। सो इन सच अ सिचुएशन दे हैव टू फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि ऐसी स्थिति में उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर पैसे कहाँ से आएंगे, तो सोर्स ऑफ मनी के लिए बच्चे गलत रास्ते पे चल लेते हैं, चोरी करते हैं, और भी अलग जो गलत काम है उसको कर लेते हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है। मैनी टाइम्स चिल्ड्रन गेट इन्वॉल्व इन रॉन्ग एक्टिविटीज टू गेट मनी, कि कई बार पैसे प्राप्त करने के लिए बच्चे गलत कार्यों में भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसलिए देखो इसमें भी है, अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो बच्चों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे टीचर्स को, चाहे पेरेंट्स को, एक ड्यूटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बच्चों को सिखाएं सही क्या है गलत क्या है, बच्चों को बताएं कि हमारी जो सुंदरता है हमारे कपड़ों से नहीं है, हमारे मोबाइल फोन से नहीं है, बल्कि हमारी नॉलेज से है। तो ये चीजें जो है, इसलिए इस एज ग्रुप में बच्चों के साथ एक फ्रेंड की तरह, चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट्स, उनको बिहेव करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। अब प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग यूज, नशीली दवाओं के प्रयोग की समस्या, तो इस एज में आते आते जो बच्चे हैं, ठीक है, नाउ द अगर हम बात करें, जो ड्रग्स है, जो नशा नशा है, हमारे यूथ को खोखला किया जा रहा है।
आजकल देखते हैं बच्चा 10th मतलब 10 ईयर्स 11 ईयर्स इस एज में आता है, तो ये चीजें सिगरेट पीना, ठीक है, चाहे तम्बाकू गुटखा, इस तरह की जो चीजें हैं, ड्रग्स हैं, ठीक है, ड्रिंक करना, ये चीजें यूज टू हो जाते हैं एक तरह से, और एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि ये चीज करेंगे तभी वो अपने आप को कहेंगे कि हाँ भाई हम तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे यूथ में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग यूज की, कि छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह की चीजें करने लगते हैं, पैसे आते हैं तो ड्रिंक करना और इस तरह की चीजें करने लगते हैं, ठीक है। एक स्टेटस सिंबल बन गया है आज की डेट में। जो करता है वो बहुत मॉडर्न है, बहुत अच्छा है, जो नहीं करता वो नहीं है उतना मॉडर्न, ठीक है। सो इन दिस एज मैनी टीनेजर्स आर थ्रोविंग देयर इनोसेंट लिव्स इन दिस फायर, कि इस उम्र में बहुत से बच्चे हैं, किशोर हैं, अपनी भोली भाली जिंदगी को इस नशे की आग में झोंक देते हैं। इट हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन द पर्सनल फैमिली सोशल एंड एजुकेशन लाइफ ऑफ एडोलेसेंट, कि इसका जो किशोर है उनके व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक और शैक्षिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है। आपने भी स्कूल की है, कॉलेज में हो, तो आप अपने अपने फ्रेंड्स को आप अक्सर देखते होगे इस तरह की चीज़ें, तो आपको ये पता होगी कि इसका उनके एजुकेशन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी सोशल लाइफ पे, फैमिली लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, आत्महत्या की समस्या, ठीक है। बच्चों को सही गलत का पता नहीं होता, उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और सामने वाला जो कर रहा है गलत कर रहा है, ठीक है। तो स्टडीज हैव आल्सो शोन दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी अमंग टीनेजर्स, की अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि किशोरों में आत्महत्या की समस्या इस एज में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, चाहे हम देखें सेपरेशन इन रिलेशनशिप, ठीक है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्टिन्यूस फेलियर इन स्कूल, एंजाइटी, ठीक है, फ्यूचर के को लेकर। तो ये सारे कुछ रीजंस है। पारिवारिक संघर्ष हो गया, रिश्ते में अक्सर आपस में दोस्त बनते हैं, दूर हो जाते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, बार बार फेल हो रहे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा फ्यूचर को लेकर, तो बहुत सारी जो इन प्रॉब्लम्स को लेकर जो बच्चे हैं सुसाइड कर लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं रोल ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर की, इस संबंध में अब शिक्षकों की, अभिभावकों की और साथियों की क्या भूमिका होती है। तो देखिए सबसे पहली चीज है, चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, टीचर की बात करें, प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलेसेंस साइकोलॉजी, कि किशोर मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसकी नॉलेज से ही आपको पता चलेगा कि जब बच्चा 10 साल से आगे बढ़ता है, 10 साल से लेकर 18-19 साल तक, तो उसके सोचने समझने के तरीके में क्या बदलाव आता है, इस टाइम पीरियड में उसकी क्या इच्छाएं होती हैं, किस तरह से उन पर ध्यान देना चाहिए, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चा किस तरह से गलत रास्ते पर जा सकता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, इसका पूरा जो नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन, के बच्चों को एक अच्छा माहौल प्रदान करना, ठीक है। देखिए अच्छा माहौल बच्चों को मिलेगा तो बच्चे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी, लेकिन अगर अच्छा माहौल नहीं मिला, गलत माहौल मिला, तो बच्चा जो है गलत रास्ते पर भी जा सकता है। और इसके अलावा प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन, की उचित यौन शिक्षा प्रदान करना इस एज में ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस एज में जब बच्चों के बॉडी में चेंजेस आता है, तो यहाँ पर अमूमन देखा गया है कि अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है, कि लड़के जो है लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन या अवेयरनेस नहीं दी गई, तो इस एज में बच्चा क्या करता है, गलत चीजें भी कर लेता है, जिसको आगे चलकर जो लड़की के लिए भी है, लड़की के लिए भी, दोनों के लिए उनके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होता। तो इसलिए प्रॉपर जो सेक्स एजुकेशन है बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए। ट्रीटिंग टीनेजर्स अप्रोप्रिएटली, कि किशोरों के साथ उचित व्यवहार किया जाए, चाहे इस टाइम पीरियड में, चाहे पेरेंट्स हों चाहे टीचर हों, अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड वाला उनको व्यवहार करना चाहिए, दोस्त वाला व्यवहार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनको किसी तरह का उन पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, उनको बांध कर नहीं रखना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा प्रोवाइडिंग इमोशनल ट्रेनिंग, संवेगात्मक प्रशिक्षण प्रदान करना। देखो इस टाइम पीरियड में ना हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों का जो इमोशनल ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अपने ऊपर बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते।
और कई बार जब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो अक्सर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बच्चा गलत एक्टिविटी कर जाता है। तो इसलिए इस टाइम पीरियड में उनको इमोशनल ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने इमोशंस पे बच्चे कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए तो योगा हम बात करें, मेडिटेशन बात करें, ये चीज़ें करवाई जाती हैं बच्चों से, सोशल वर्क और ये सारी चीज़ें करवाई जाती है, ताकि बच्चे अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकें, खुद पर कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा शो लव एंड रिस्पेक्ट, कि बच्चों के साथ जो प्रेम और सम्मान के साथ बात किया जाए। और फुलफिल टीन्स इंटरेस्ट, कि देखिए हम अगर इस एज में बात करें तो एक ऐसी एज होती है जिस एज में आके बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो हर कोई पढ़ने में तो अच्छा होता नहीं, कोई डांस में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, कोई आर्ट में, पेंटिंग में अच्छा है। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए, टीचर को चाहिए कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जिस एरिया में इंटरेस्ट है, तो बच्चों को उस तरफ मोटिवेट किया जाए, ताकि बच्चे अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके। और प्रोवाइड मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए। चाहे हम बात करें मोरल वैल्यूज़ की, बात करें हम सोशल वैल्यूज़ की बात करें, चाहे हम किस तरह से बच्चों को बिहेव करना है, ठीक है। तो इस तरह से मोरल एजुकेशन बच्चों को दी जाए। प्रोविजन फॉर वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि इस एज में हम देखते हैं कि जो बच्चा है, क्या है, बच्चे आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, ठीक है। उनकी इच्छाएं होती हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, लेकिन वो किसी से मांगना भी नहीं चाहते। तो इसलिए अगर बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन मिलेगी उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, तो बच्चा धीरे धीरे, बच्चे में स्किल डेवलप होगा और बच्चा कहीं पे भी जॉब करेगा, खुद कमा खा सकता है, तो उसे दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होगी। अरेंजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस, कि बच्चों के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस भी प्रोवाइड की जाए, ताकि सही टाइम से बच्चों को सही से गाइडेंस मिल सके, सही से काउंसलिंग मिल सके, उनकी प्रॉब्लम दूर हो सके, और बच्चा जो है लर्निंग पाथ पर आगे बढ़ सके। तो इस तरह से आज हमने बात की कि जो एडolescents है वो क्या क्या उनकी इशू हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अ, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिसेफ। जब हम यूनिसेफ की बात करते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या है? द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने में यूनिसेफ का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जब हम यूनिसेफ की बात करते हैं, तो यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। तो इस एजेंसी का काम क्या है? दुनिया भर में जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनको जरूरत है, उनको सहायता प्रदान करना। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें, तो जैसे हमने अभी इसकी फुल फॉर्म की बात की कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, लेकिन ये एजेंसी जब 11 दिसंबर 1946 को बनी थी, तो उस टाइम इसका नाम क्या था? इसका नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये क्यों बनाई गई थी 1946 में? तो आप सबको पता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और 1945-46 तक चला था। और उसके बाद क्या हुआ? जो भी देश इस विश्व युद्ध से प्रभावित हुए, वहां पर बच्चों की, उनके जो मदर हैं, उनकी काफ़ी हालत ख़राब हुई। तो उन बच्चों को, उनकी मदर को हेल्प करने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए ये एजेंसी बनाई गई। और 1953 में इस एजेंसी को यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट पार्ट बना लिया गया, और इसके नाम में इंटरनेशनल और इमरजेंसी, जो ये दो वर्ड थे, इसको हटा दिया गया। और आज की डेट में हम इसे क्या बोलते हैं? आज की डेट में मतलब 1953 के बाद से इसको कहा जाने लगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है दुनिया भर में जो बच्चे हैं, उनकी सहायता करना, उन तक हेल्प पहुंचाना।
अब हम इसके रोल एंड कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या योगदान है। तो यूनिसेफ बच्चों को हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए 190 से अधिक देशों में काम कर रहा है। इसके अलावा यूनिसेफ बच्चों के जीवन को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद करने के लिए काम करता है। यूनिसेफ सभी बच्चों की सुरक्षा करने वाली नीतियों को बढ़ावा देने और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए दुनिया भर के भागीदारों के साथ काम करता है। तो यहाँ पर भागीदार कौन है, पार्टनर्स कौन है? जो दुनिया में अलग अलग जो देश हैं, अलग अलग जो एजेंसी है, जो चाइल्ड राइट इस फील्ड में काम कर रही है, तो उनके साथ ही मिलकर काम करता है। इसके अलावा यूनिसेफ ने दुनिया भर में हर जगह सबसे कमजोर बच्चों तक पहुंचने के लिए काम करके बाल मृत्यु दर को कम करने में मतलब मदद की है। तो दुनिया में गरीब से गरीब देशों में जहाँ पर बच्चों की हालत काफ़ी ख़राब है, वहाँ तक यूनिसेफ जो है अपनी पार्टनर्स की मदद से, जो कंट्री हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबकी मदद से वहाँ तक पहुँचकर उन बच्चों को राहत पहुँचाता है, उनकी मदद करता है। यूनिसेफ हर लड़की और लड़के के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समर्थन करने के लिए दुनिया भर में काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनिसेफ की गतिविधियों में टीकाकरण, वैक्सीनेशन, बीमारी की रोकथाम, एचआईवी से पीड़ित बच्चों और माताओं के लिए उपचार का प्रबंध करना, बाल पोषण व शिक्षा को बढ़ावा देना और आपदाओं में आपातकालीन राहत प्रदान करना, ये सब इसके काम हैं। तो इस वीडियो से हमें ये समझ में आया कि यूनिसेफ की अगर हम चाहे रोल्स की बात करें, कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो दुनिया भर में जो बच्चे हैं उनको हेल्प पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? यूनिसेफ काम कर रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एनएचआरसी, जिसका पूरा नाम क्या है? द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन राइट्स या चिल्ड्रन के जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करने में एनएचआरसी का क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या इसका कंट्रीब्यूशन है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1993 1993 में हुई थी। इट वॉज स्टेबलाइज इन 1993 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, की इसकी स्थापना 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी। और इसमें 2006 में अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था। और एनएचआरसी इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स की, जो मानवाधिकार हैं उसको बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना ही इसका मिशन है। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया आर वॉच बाय एनएचआरसी, कि भारत में जो मानवाधिकार हैं उस पर एनएचआरसी की नज़र है, कि जो ह्यूमन राइट्स सभी को ह्यूमन होने के नाते जो उनको ह्यूमन राइट्स मिले हैं, तो भारत में इस चीज़ पर नज़र रखना कि लोगों को जो उनके ह्यूमन राइट्स मिले, कहीं उनका हनन तो नहीं हो रहा, कहीं तो उनका शोषण तो नहीं हो रहा। तो इस चीज़ पर नज़र रखना किसका काम है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तो एनएचआरसी देश में मानव अधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। जिस तरह से हम देखते हैं ना कि बॉर्डर पर हमारे जो सिपाही हैं, एक देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, ताकि कोई भी बाहरी घुसपैठ ना हो सके। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं एनएचआरसी की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो वो भी एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। ये देखता है कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो मानवाधिकार हैं उसका कोई हनन तो नहीं हो रहा। एनएचआरसी उन अधिकारों पर ध्यान देता है जो व्यक्ति के जीवन, गरिमा, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, ठीक है? तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी ह्यूमन राइट्स से ही प्रेरित हैं। तो ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, इस चीज़ को देखना, इस चीज़ पर ध्यान देना, इस चीज़ की जाँच करना कि जो ह्यूमन को जो ह्यूमन राइट्स मिले हैं, चाहे लाइफ की बात करें, चाहे डिग्निटी की बात करें, चाहे लिबर्टी की बात करें, चाहे इक्वालिटी की बात करें, ठीक है? उस उन राइट्स का
जो लोग हैं सही से उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान देना। अब अगर हम इसके रोल एंड कंट्रीब्यूशन की बात करें, भूमिका और योगदान की बात करें, NHRC can investigate any complaint related to violation of human rights in India कि भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी भी शिकायत की जांच कर सकता है NHRC। इसके अलावा NHRC किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है जिसमें मानवाधिकार के उल्लंघन का कोई भी आरोप शामिल हो। यह कैदियों के रहने की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी भी जेल या संस्थान का दौरा कर सकता है। NHRC मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले संविधान के प्रावधानों की समीक्षा कर सकता है और आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापनात्मक उपाय भी सुझा सकता है। रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स इज ऑल्सो प्रोमोटेड बाय द NHRC की मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को भी NHRC बढ़ावा दे सकता है। NHRC द्वारा विभिन्न मीडिया के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार जागरूकता और साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो मानवाधिकार के क्षेत्र में अवेयरनेस का काम भी NHRC करता है। और इसके अलावा NHRC के पास उपयुक्त कदमों की सिफारिश करने की शक्ति है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोक सकती है। तो ये कंट्रोल भी करता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने NHRC की बात की, उसके रोल की बात की, उसके कंट्रीब्यूशन की बात की, उसके फंक्शन की बात की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं WHO के बारे में, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो कोविड टाइम में आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, क्योंकि कोविड से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती थी, लेटेस्ट अपडेट होती थी, तो WHO के द्वारा ही होती थी। तो आज की इस वीडियो में हम इसके रोल एंड कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में अगर हम जाने, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन UN दैट इज कंसर्न विथ इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ की विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसलिए तो जब कोविड हुआ, एक बहुत बड़ी महामारी थी कोविड, तो उस टाइम इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट थी, तो वो किसके थ्रू होती थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही होती थी। तो इट वॉज स्टेबलाइज ऑन अप्रैल 7 1948। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अगर हम काम की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए राष्ट्रीय भागीदारों, भागीदार मतलब अलग अलग एजेंसी हो सकती हैं, NGOs हो सकते हैं, और लोगों को जोड़ती है, ताकि हर कोई हर जगह स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त कर सके। तो बेसिकली अगर हम इस एजेंसी को देखें, तो दुनिया भर में जो हेल्थ है, अच्छा स्वास्थ्य है, उसको प्रमोट करती है, और इसी एरिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इसके रोल एंड कंट्रीब्यूशन की बात करें, हम भूमिका और योगदान की बात करें, तो यह वैश्विक आधार पर स्वास्थ्य गतिविधियों की योजना बनाता है और उनका समन्वय करता है। इसके अलावा इट सेट स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वैक्सीन्स की, यह टीकों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए मानक तय करता है, जैसे कोविड टाइम में हुआ था। यह रोग उन्मूलन कार्यक्रमों में सदस्य देशों के साथ सहयोग करता है। हम देखते हैं इतनी बड़ी दुनिया है, अलग अलग कंट्री है, इतनी सारी बीमारियां हैं, तो उन बीमारियों को खत्म करने के लिए जो भी इसके सहयोगी देश हैं, मेंबर्स कंट्री हैं, उनके साथ ही मिलकर काम करता है। यह चिकित्सा अनुसंधान और नवीनतम विकास के बारे में वैज्ञानिक जानकारी के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। इट प्रमोट्स मेडिकल रिसर्च एंड द एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स।
यह महामारी प्रकृति की बीमारियों की घटना के बारे में जानकारी एकत्र करता है और आपूर्ति करता है। जैसे कोविड टाइम में हुआ था, जब कोविड धीरे धीरे फैला तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी कलेक्ट हुआ और फिर इसने अलग अलग कंट्री में सबको वो इंफॉर्मेशन दी। तो ये इसका काम है। तो इस वीडियो में हमने WHO के बारे में जाना कि WHO क्या है, इस एजेंसी के क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर आप सभी ने बस में, ट्रेन में, मेट्रो में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर देखा होगा, 1098। चाइल्ड हेल्पलाइन मतलब बच्चों के साथ कहीं पे भी कुछ गलत होता है तो आप इस नंबर पे सीधा कांटेक्ट करके जो भी इशू है उसके बारे में आप बता सकते हो। और इस कांटेक्ट नंबर को सारा जो मैनेज करने का काम कौन करता है? चाइल्ड लाइन एनजीओ। तो आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड लाइन एनजीओ, इसके रोल एंड कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने में इसका क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चाइल्ड लाइन 1098 इज अ फोन नंबर दैट स्पेल्स होप फॉर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया। यह सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दिन में 24 आवर, वर्ष में 365 डेज निःशुल्क आपातकालीन फोन सेवा है। मतलब ये 24 आवर वर्क करती है। कहीं भी आपको लगे, आपके नेबरहुड में, स्कूल में, कहीं पे भी अगर लगे कि बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सीधा इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी इशू है, जो भी कंप्लेंट है, आप उसके बारे में बता सकते हो इस अथॉरिटी को। कौन सी अथॉरिटी है? चाइल्ड लाइन। तो अब हम बात करते हैं चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की। जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? CIF पूरे देश में चाइल्ड लाइन 1098 सेवा की स्थापना, उसका प्रबंध करना, निगरानी के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है उसकी एक नोडल एजेंसी है। CIF देश भर में चाइल्ड लाइन सेवा स्थापित करने, सेवा वितरण और वित्त की निगरानी, प्रशिक्षण, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, जागरूकता पैदा करना, वकालत के साथ साथ सेवा के लिए संसाधन सृजन करने के लिए जिम्मेदार एकमात्र एजेंसी या निकाय है। CIF इज द sole agency responsible for stabilizing the child line services across the country, monitoring of service delivery and finance, training, research and documentation, creating awareness, advocacy as well as the resource generation for the service. The organization Childline not only respond to the emergency needs की इससे संबंधित संस्था जो चाइल्ड लाइन है न केवल बच्चों की आपातकालीन जरूरतों पर प्रतिक्रिया देती है बल्कि उन्हें उनकी दीर्घकालीन देखभाल और पुनर्वास के लिए प्रासंगिक सेवाओं से भी जोड़ती है। यह संस्था अब तक देश भर में 30 लाख बच्चों से जुड़कर उन्हें देखभाल और सुरक्षा प्रदान कर चुकी है। मतलब आप इससे आपको ये पता चलता है कि 30 लाख से ज़्यादा बच्चों की अभी तक ये हेल्प कर चुकी है इस नंबर से। अगर हम इसके रोल एंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं 1098 पर कॉल करें। कोई भी बच्चा या संबंधित वयस्क चाइल्ड लाइन नंबर जो 1098 है, ठीक है, डायल कर सकता है, जो 24 आवर वर्क करता है। और उसके बाद कॉल चाइल्ड लाइन केंद्र द्वारा प्राप्त की जाती है, जहां कॉल करने वाले से स्थिति के बारे में सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन ली जाती है। और उसके बाद एक बार जब चाइल्ड लाइन के पास संकटग्रस्त बच्चे या बच्चों के बारे में पर्याप्त विवरण जानकारी हो जाती है तो चाइल्ड लाइन की जो टीम है 60 मिनट के भीतर बच्चों को आपातकालीन स्थिति से बाहर निकालने में मदद करने के लिए दौड़ पड़ती है। उसके बाद एक बार जब चाइल्ड लाइन बच्चे की मदद के लिए हस्तक्षेप करती है तो देखिए इनकी पूरी टीम होती है, जिसमें चाइल्ड लाइन जो है यहाँ के मेंबर्स, पुलिस अधिकारी, बाल संरक्षण जो बोर्ड हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो काउंसलर हैं, ठीक है। तो एक पूरी टीम इनके साथ काम करती है और प्रतिक्रिया से लेकर हस्तक्षेप तक बच्चों की सहमति और भागीदारी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। हस्तक्षेप के बाद बच्चे की निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चाइल्ड लाइन बच्चों के लिए दीर्घकालीन पुनर्वास खोजने के लिए भी बढ़ती है।
After the intervention to ensure the child's continued safety, Childline proceed to find long-term rehabilitation for the child. इसके लिए चाइल्डलाइन टीम बच्चे के साथ लगातार फॉलोअप करती है, परिवार से मिलना, यदि किसी बच्चों को आश्रय में रहने के लिए नियुक्त किया गया है तो वहाँ पर भी जाना, मतलब बच्चे को रेस्क्यू किया, अब उसके लगातार मॉनिटरिंग करती है, बच्चे की देखरेख करती है कि बच्चे के साथ कहीं फिर से कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्या बच्चे के साथ सब कुछ सही हो रहा है, तो लगातार फॉलोअप भी करती है। तो एक इसकी समरी आप देख सकते हैं, आप नंबर डायल करो, ठीक है? जो भी चाइल्ड लाइन जो है वहाँ पे मेंबर्स हैं उस कॉल को रिसीव करेंगे, फिर उनकी टीम जाएगी और इसमें पूरी टीम में पुलिस ऑफिसर हैं, काउंसलर हैं, मेंबर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, सारी टीम होती है और उसके बाद रिहैबिलिटेशन एंड फॉलो अप ये चीज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमने जाना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, और जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है उसको जो मैनेज करने का जो काम है चाइल्ड लाइन एनजीओ, उसका काम है किस तरह से वो बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए किस तरह से काम करती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।